हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो सुपर से भी ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो अब तक यार हम जो है लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम जो है अब तक 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। और अब जो है हम अपना 6 लेक्चर जो है इस चैप्टर का लेने वाले हैं। ठीक, आ जाओ चलो शुरू करते हैं। तो हम बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं और हम जो है लेक्चर 6 पर पहुंच चुके हैं। तो आपको याद होगा लेक्चर 5 के अंदर जो है मैंने यूकैरियोटिक सेल तो आपका करा दिया था। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो है हमने आपको करा दिया था, बट हम जो है लिपिड तक ही पहुंचे थे, यानी कि हमारा अभी उसका जो है प्रोटीन वाला पार्ट रह रहा है। इसके अलावा जो है हमें उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा सेल वाला टॉपिक बचता है। तो आज हम जो है इसको सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा जो है हम सेल वॉल को करेंगे। ठीक, आ जाओ। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, शुरू करने से पहले जो है यानी कि नया लेक्चर शुरू करने से पहले जो है हम आपको पुराना जो हमने कराया है वो रिवाइज कराते हैं, यानी कि हम जो आपको लेक्चर 5 जो है अब रिवाइज कराने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करें। चलो तो आ जाओ लेक्चर 5 को लेक्चर 5 को नहीं, मतलब रिवीजन शुरू करते हैं लेक्चर 5 का। ठीक, तो आ जाओ। आपको याद होगा हमने शुरुआत करी थी लेक्चर 5 में आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने से। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। ठीक, आपको जैसे मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मैंने आपको तभी बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक, अब फिर मैंने आपको जो ये बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर जो आपको कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और जो है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से सर आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है यार सीलिया और फ्लैजिला। ठीक, क्यों? जो आप फ्लैजिला पढ़ के आए हो ना प्रोकैरियोटिक का, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि आप यूकैरियोटिक का फ्लैजिला पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इसके अलावा आप जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। अभी जो है सिर्फ इसके बारे में जो है हमारे पैराग्राफ में बताया गया था थोड़ा सा, तो मैंने भी वो जो है पॉइंट यहाँ लिख दिया है। बाकी आगे हमने बहुत अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक, इसके बाद जो है आपको याद होगा मैंने आपको जो है एक स्ट्रक्चर यानी कि एक डायग्राम बना के दिया था यूकैरियोटिक सेल का, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है क्या क्या एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको याद है मैंने एक नोट डलवाया था, और वो नोट क्या था? वो नोट ये था जितनी भी आप यूकैरियोटिक सेल्स देखते हो वो सारी की सारी जो है आइडेंटिकल नहीं होती हैं, उनके अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल, और हमने जो कुछ ऑर्गेनेल्स ली थी, जैसे कि आप सेल वॉल को उठा लो कि आपको एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती, जबकि प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है यानी देखने को मिलता है, बट प्लांट सेल के अंदर नहीं होता सेंट्रियोल। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते बट प्लांट सेल में होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता, बट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके अलावा फिर हमने जो है आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप चाहे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, हमने वो स्टार्ट करा था। हमने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि हमने आपको ये बताया था कि वो सिलेक्टिवली परमीबल होती है। आपको जो है जितने भी लिविंग सेल्स होती है उनके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और जितनी भी डेड सेल होती है वहां जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल डेड सेल्स का ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि जो डिटेल स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो तभी स्टडी करा जा चुका, तभी हम जो है स्टडी कर पाए जब हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, यानी कि 1950s में जो की थी। ठीक, तो हमने जब केमिकल स्टडी करनी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, तो हमने चूज करा ह्यूमन आरबीसी को। अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि ह्यूमन आरबीसी को ही क्यों चूज करा गया? क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर देखो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और उसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स भी जो है एब्सेंट होती है, जैसे कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एसेट्रा जो है आपकी एब्सेंट होती है। यानी कि जब आप उसे ब्रेक डाउन करोगे तो बेसिकली आपको जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो है मेजरली जो हिस्सा मिल रहा होगा वो आपको मिल रहा होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि बाकी कोई और ऑर्गेनेली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपकी जो स्टडी काफी आसान हो गई। और जब हमने स्टडी करी आरबीसी को तो हमें ये देखने को मिला कि जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो लिपिड वाला पार्ट है वो 40% है, जो प्रोटीन है 52% है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 8% है। तो हमें इससे एक चीज समझ में आई कि जो बायोकेमिकल स्टडी हमने करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि एक तो उसके अंदर जो है प्रोटीन मिलता है, ठीक, एक जो है हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है और एक हमें जो है लिपिड देखने को मिलते हैं। बट अगर हम मेजर पार्ट की बात करते हैं तो हमें जो है प्रोटीन, जो हम बात करते हैं तो हमें जो है प्रोटीन और जो लिपिड ही जो है मेजरली देखने को मिलते हैं। और जो कंपोजिशन होता है प्रोटीन एंड लिपिड का वेरी करता है सेल टू सेल, यानी कि अगर किसी सेल के अंदर कंपोजिशन कुछ और दे रखा है तो दूसरी सेल के अंदर वो डिफरेंट होगा, यानी कि दोनों के सेम नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा हमने जब स्टडी करी
तो आपको याद होगा जो लिपिड वाला पार्ट था वो लिपिड वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लिक्विड इन नेचर था, जबकि प्रोटीन सॉलिड इन नेचर होते हैं। यानी कि जो आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है उसके अंदर लिक्विड पार्ट भी प्रेजेंट है और सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट है। तो अब हम जो है उसे कंप्लीटली फ्लूइड नहीं कह सकते, कंप्लीटली सॉलिड नहीं कह सकते, इसलिए हमने जो है नेचर जो कहा था आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमने कहा था या तो वो सेमी फ्लूइड होगा या वो क्वासी फ्लूइड होगा। क्वासी मतलब होता है आधा, यानी आधा फ्लूइड होगा, यानी कि आधा सॉलिड होगा। फिर हमने जो आपको याद होगा हमने चालू करा था इसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि हम जो दो मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले थे, एक आपके लिपिड के बारे में बात करने वाले थे और एक हम जो है बात करने वाले थे आपके हम बात करने वाले थे प्रोटीन के। तो हमने आपको लिपिड तक ही पढ़ाया था, तो हम आपको लिपिड रिवाइज कराते हैं। तो आपको याद होगा लिपिड में मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, बट फॉस्फोलिपिड में भी हमने आपको बताया था फॉस्फोग्लिसराइड। आपको याद होगा मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया था, मैं जो है दो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन लेके आया था और जो मैंने वहां उनकी जो है क्या कहते हैं अपनी बॉन्डिंग कराई थी। उसके बाद जो आपको याद होगा ईस्टर बॉन्ड बना था और जिसे हमें जो है जो बन के हमारे सामने आया था हमने उसको जो है डाइग्लिसराइड नाम दिया था। उसके बाद जो हमने जो तीसरा जो OH ग्रुप फ्री था हमने जो है उसकी रिएक्शन किससे कराई थी, हमने फॉस्फेट ग्रुप से उसकी जो है रिएक्शन कराई थी। और उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है मॉलिक्यूल उसी को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। तो आपको याद होगा वो स्ट्रक्चर ऊपर जो है आपको पोलर हेड देखने को मिलता है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि आपकी हाइड्रोफिलिक होता है या फिर हम उसी वजह से वाटर लविंग होता है। जबकि जो आपको टेल पार्ट देखने को मिलता है वो आपकी कैसी होती है, नॉन पोलर टेल होती है, किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जो कि आपकी हाइड्रोफोबिक होती है या वाटर हेटिंग होती है, यानी कि पानी इसे कतई पसंद नहीं है, पानी से दूर भागना ही इसे अच्छा लगता है। इसके बाद याद होगा हमने जो है आपको ये बताया था कि जो लिपिड जो आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड लेयर देखने को मिलती है वो मोनोलेयर क्यों नहीं देखने को मिलती, वो बाई लेयर ही क्यों देखने को मिलती है। बाई लेयर में भी उसी तरीका अरेंजमेंट क्यों आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर पोलर हेड तो जो है आपका कॉन्टेक्ट में होता है किसके, वाटर के, बट जो नॉन पोलर टेल जो होती है आपकी वो वाटर से बची हुई होती है। और आपको इसके अलावा ये भी याद होगा हमने आपको ये बताया था कि फॉस्फोलिपिड के साथ साथ वहां जो आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हमने आपको जो मूवमेंट्स बताई थी, आपको याद होगा हमने आपको लेटरल मूवमेंट बताई थी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताई थी। लेटरल मूवमेंट आपको याद होगी जब भी लिपिड लिपिड का एक्सचेंज होगा किसके बीच में, विद इन वन लेयर, तो हम उसे कहते हैं क्या, लेटरल मूवमेंट, यानी कि इधर से उठ के इधर चले जाना, इधर से उठ के इधर चले जाना। ठीक, आपको याद होगा हमने नंबरिंग करी थी और एक रो में शायद हमने 6 लिए थे, 6 ही लिए थे, हाँ 6 हमने ऊपर रखे थे फॉस्फोलिपिड और 6 ही हमने नीचे रखे थे। हमने टोटल काउंटिंग 12 करी थी। तो आपको याद होगा 1 2 लेके 5 में एक्सचेंज हो जाए, 1 2 3 में एक्सचेंज हो जाए, 1 2 2 में एक्सचेंज हो जाए या 2 2 4 में एक्सचेंज हो जाए, तो यानी कि एक विद इन द लेयर हो रहा है, तो हम इसी को कहते हैं लेटरल मूवमेंट, जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने आपसे बात की थी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, जब एक्सचेंज ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस करे किसके बीच में, बिटवीन टू लेयर्स, यानी कि बेटा ऊपर की लेयर यानी कि आउटसाइड लेयर और इनर लेयर दोनों ही इन्वॉल्व है, यानी कि उसका लिपिड नीचे आ जाए, नीचे लिपिड ऊपर चले, यानी कि लिपिड जो है यह मूवमेंट कर जाए विद इन द लेयर, विद इन लेयर नहीं सॉरी बिटवीन टू लेयर्स जो है आपका फॉस्फोलिपिड जो है मूव कर जाए, तो हम उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जैसे कि आप 6 एंड 12 के बीच में हुई थी, 1 एंड 7 के बीच में हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं 5 एंड 8 के बीच में हुई थी। ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये जो है आपको रेयरली देखने को मिलता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है आपके नहीं हो रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा और यही हमने लेक्चर 5 में आपको पढ़ाया था। अब हम आगे आपके कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोटीन के साथ। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ प्रोटीन। ठीक, चलो, और ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं नोट्स के लिए, इसके अलावा रिवीजन के लिए। जितनी भी हम जो है शीट्स यहाँ डालेंगे, जितनी भी यानी कि हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उन सबकी शीटें होंगी वो सब आपको जो है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रही होंगी। तो आओ चलो शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं। और हाँ सुनो, अगर कोई जो है सीधे के सीधे ये लेक्चर देखने आया है तो यार कोई फायदा नहीं है, आप पुराने लेक्चर्स देख के आओ। मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहता हूँ कि आपको जो है पुराने लेक्चर्स देख के आने हैं, वही आपके लिए अच्छा होगा। आपको अगर आता है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर करने आए हो तो वो एक बात अलग है, अदरवाइज आपको जो है पूरा ही पढ़ना चाहिए। ठीक, तो आओ शुरू करते हैं हम प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ जो है हम शुरू करते हैं, आ जाओ। चलो 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं, चीजें चल रही हैं ना सारी, पता पड़ा मेहनत बर्बाद हो जाए सारी की सारी। चलो चीजें चल रही हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। चलो, तो आप हेडिंग डालोगे व्हाट, आप हेडिंग डालोगे प्रोटीन्स, आप हेडिंग डालोगे प्रोटीन्स, यानी कि हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और वो है आपका व्हाट, प्रोटीन्स। हम जो मेजर 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक, आ जाओ चलो,
हमने लिपिड्स आपको पढ़ाई दिए थे, अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो अब ध्यान से देखना, मैं जो है मेम्ब्रेन का फिर से स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आओ चलो देखो जरा ध्यान से, ठीक, आ जाओ। ये देखो, 1 मिनट मुझे बना लेने दो, फिर जो है आप बनाना, ठीक। एक इरेजर को थोड़ा चेंज करते हैं, जब पॉइंट इरेजर लेके आते हैं। आ जाओ चलो। और ये अब जरा ध्यान से देखना, देखो ये एक स्ट्रक्चर बना, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो आपको कितने तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं, वो किस तरीके से जो है अरेंज होते हैं एक लेयर के अंदर। आ जाओ चलो बना लेते हैं, आ जाओ। चलो देखो, एक इस तरीके का भी प्रोटीन जो है आपको वहां देखने को मिलता है। आओ अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर, रुको थोड़ा सब्र रखो, आ जाओ। इतना ही काफी है क्या? अभी और बना लेते हैं, रुको, कुछ और चीजें हमें आपको समझानी है, आ जाओ। हम्म, 1 मिनट रुकना जरा, रुको 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 रुको, ये ज्यादा पास हो गया ना, रुको। अरे यार ये बन क्यों नहीं रहा अच्छे से, 1 मिनट दो, रुको जरा, रुको अभी करते हैं, आ जाओ चलो। अरे बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा, अरे बन जा भाई, आ जा। ये बन गया, ये एक ऐसा ही हम इसके सामने बना लेते हैं प्रोटीन, ठीक। आ जाओ चलो। हम्म, चलो ऐसा ही यहाँ बनाते हैं, आ जाओ। 1 मिनट, डायग्राम के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा आज पता नहीं बन नहीं रहा यार। जनरली हमसे डायग्राम अच्छे बन जाते हैं, ऐसा कोई समस्या का बात है नहीं। आओ चलो, ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल बना लेते हैं। ये लो, ये बन गई, 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 ये बन गई। आ जाओ चलो। ठीक, आ जाओ चलो देखो अब। अभी और रुको, थोड़ा सा और रुकना होगा आपको। रुकिए जरा, आ जाओ चलो शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो कुछ मार्किंग्स कर रहा हूँ और आप देखना, ठीक। 1 मिनट आप रुकिए जरा, और आइए। अब आपको दिख रहा होगा, मैं जो कुछ मार्किंग्स करूंगा देखना, मैंने इसको एक्स का है, ठीक। मैंने इसको आपके वाई का है, ऐसा ही सेम यहाँ दिख रहा है, मैंने इसको ही वाई का है। और मैंने इसको जो है आपके जेड का है, ठीक। मैंने उसको जो है क्या कहा है, मैंने उसको जो है आपके जेड का है। अब ध्यान से देखना आप, ठीक। आ जाओ चलो। अब हमने आपको याद है, एक और हमने बताया था कि जो है आपको लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा जो है आपको कोलेस्ट्रॉल भी जो है एक लेयर के अंदर देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड में। तो आप कोलेस्ट्रॉल बना लें, तो आओ चलो कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं। रुको जरा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किस कलर से बना है? इसका ही ग्रीन से बना लेते हैं, आओ चलो। तो लाइट ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है, देखो। थोड़ा अंदर की साइड भी बना देते हैं, आ जाओ चलो। कोलेस्ट्रॉल मार्किंग भी कर देते हैं इसकी, कोलेस्ट्रॉल है। आ जाओ चलो। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लाइट ग्रीन कलर से जो बना है, इसे हम कहते हैं व्हाट? इसे हम कहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल।
क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहते हैं आपके क्या, इसे हम कहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल। आओ चलो 1 मिनट देना, आओ एक और जो है हम बनाते हैं। आओ यार एक और बनाते हैं हम ऐसा, रुको एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमने बाहर की तरफ बनाया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। अब आपको ये दिख रहे हैं, ये जो मैंने एक्स एक्स, चलो इसका कलर नहीं बदलते हैं ना, समस्या हो जाएगी, सेम कलर रखते हैं। आओ रेड से ही उसकी मार्किंग करते हैं, जरा देखना आप, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या आपको यहाँ तीनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? आपको एक्स दिख रहा है, आपको वाई दिख रहा है, आपको जेड दिख रहा है, दिख रहे हैं तीनों तीनों। तो ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये तीनों के तीनों जो है आपके प्रोटीन्स है। क्या है ये? आपके जो है प्रोटीन्स है। बट आपको जो है तीनों तीनों का जो है क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा? एक तो आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स और एक्स प्रोटीन है वो दोनों के दोनों बिल्कुल आउटसाइड है, यानी कि एक इनर लेयर की तरफ प्रेजेंट है, एक जो आउटर लेयर की तरफ प्रेजेंट है। और जो आपके वाई है वो जो है, एक आपका वाई जो है कहाँ प्रेजेंट है, एक आपका वाई प्रेजेंट है आउटसाइड लेयर में, एक आपका वाई प्रेजेंट है इनसाइड लेयर में, ठीक है। बट जो एक्स और वाई में डिफरेंस है वो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि एक्स टोटली बाहर है, जबकि वाई जो है थोड़ा अंदर की तरफ जो है लेयर में धसा हुआ है, यानी कि अंदर जो है लेयर के अंदर बरेड है, धसा हुआ है, ठीक है। और जबकि आप जेड को देखते हो, आप देखते हो जेड तो पूरा का पूरा लेयर के अंदर फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जो है इनर लेयर की तरफ भी, अंडर लेयर की तरफ, यानी कि उसने पूरी की पूरी एक लेयर को क्रॉस कर रखा है, यानी कि पूरी पूरी एक लेयर को क्रॉस कर रखा है। तो हम जो इसी के बेसिस पे अब जो है हम जो है क्या कहेंगे, और हम जो है प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो करते हैं क्लासिफाई। 1 मिनट आ जाओ। अब ये जो आपको दिख रहा है ये मैं डाल देता हूँ आपके जो है आउटसाइड है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये है आपकी आउटसाइड, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका व्हाट, ये है आपका इनसाइड। क्या है? ये है आपका इनसाइड। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये जो वाई प्रोटीन आपको दिख रहा है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है क्या कर रहा है, ये जो क्रॉस कर रहा है आपके बाई लेयर को? तो मैं लिख दूं यहाँ, इट क्रॉसेस व्हाट, इट क्रॉसेस बाई लेयर। ये जो है बाई लेयर को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह की जो बाई लेयर को प्रोटीन क्रॉस करता है उसे हम कहते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसलिए हम इसको कहते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हम इसे कहते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब जो है आप एक्स को ध्यान से देखो। अब आप एक्स को देख रहे हो, ये आउटसाइड ये इनसाइड, यानी टोटली जो है ये मेम्ब्रेन के बाहर है। तो क्या मैं इनको जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ सर, हम जो है इनको कह सकते हैं आपके व्हाट, हम कह सकते हैं इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? हम इनको कह सकते हैं आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं इनको आपके पेरीफेरल। क्या कह सकते हैं? पेरीफेरल। क्या हम इनको पेरीफेरल भी कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि बाउंड्री के बाहर प्रेजेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं इनको पेरीफेरल? आप कहोगे जी हाँ सर, हम इनको एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन कह सकते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन कह सकते हैं। अब आप जो है बाई, और मैं चाहता हूं आपने एक्स और वाई के को आपने क्लियर कट देख लिया कि एक्स तो टोटली बाहर प्रेजेंट है, वाई जो है लेयर में धसा हुआ है, ठीक है। अब आप वाई और जेड को देखो। आप जो वाई और जेड को देखोगे तो आप एक चीज देखोगे, फंसा वाई भी है लेयर के अंदर, फंसा जेड भी है लेयर के अंदर। फर्क इतना है कि वाई जो है टोटली आपकी क्या कहते हैं बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट जबकि आपका जो जेड है, यानी जो जेड वाला प्रोटीन है आपका, ये सिर्फ मैंने नंबरिंग दी है, इसका कुछ मतलब अर्थ मत निकाल लेना, कोई मतलब मत निकाल लेना कि आप सोचो इसको एक्स प्रोटीन कहते हैं इसको वाई प्रोटीन, नहीं, ये सिर्फ मैंने नंबरिंग नंबरिंग समझ लो या फिर नेमिंग दिया जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यानी कि अब जब आप देख रहे हो इसको वाई को और जो है जेड को, तो आप देखो जो वाई और जेड है ना, दोनों के अंदर आपको क्लियर कट डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है। जो वाई है ना वो पार्शियली बरेड है, यानी कि टोटली पूरी तरीके से धसा हुआ नहीं है, वो क्रॉस नहीं कर रहा है बाई लेयर को। जबकि जो आपका जेड है वो टोटली बरेड है, यानी कि वो क्रॉस कर रहा है आपकी बाई लेयर को। तो बेटा जो आपको वाई और जो जेड देखने को मिल रहे हैं ना, इन दोनों को मिला के कहते हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। आओ चलो कर लेते हैं नेमिंग, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं आपके व्हाट, हम इसे कहते हैं आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल
प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है? अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो सर हमें लिपिड देखने को मिल रहा है, ये लिपिड है। मैं कहूंगा ठीक, ये जो है आपकी लिपिड है। मैंने मान लिया, मान क्या लिया, ये लिपिड ही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, अब क्या होगा इस लिपिड के साथ, देखो जरा, आओ अब देखना आप जरा ध्यान से, ठीक है। अब देखना आप एक बार जो है मैं ऐसे कॉपी कर, एक सेकंड देना, इसको जो है मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वरना मुझे जो है इसको आपके जो है थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करते हैं इसके अंदर, आओ। ये आपको दिख रहा है, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, बट लेकिन जो है मैंने इस लेयर को कॉपी कर लिया, ठीक है। आपको जो है वहां ये सब देखने को मिल जाएगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो, अब जरा ध्यान से देखना, आओ। बाकी सब तो ठीक है, अब हमें जो इसी की जरूरत है, ठीक है। आओ एक इसे हटा दो यहाँ से। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म, आओ एक बार इस लिपिड को अच्छे से बना लेते हैं। अब आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि जो है आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, वो जाके अटैच कर जाता है किससे, वो आपके अटैच कर जाता है लिपिड से। देखो इस तरीके से जो है वो लिपिड से अटैच कर गया, इस तरीके से देखो लिपिड से अटैच कर गया, देखो जरा ध्यान से, ये जो है वो जाके लिपिड से अटैच कर गया, वो जो है जाके आपके लिपिड से अटैच कर गया। और सिर्फ लिपिड से ही अटैच नहीं करता है, वो जाके प्रोटीन से भी अटैच कर जाता है। तो देखो जरा ध्यान से, देखो देखो, ये यहां भी अटैच कर गया, ये जो है यहां भी अटैच कर गया, देखो जरा ध्यान से, देखो देखो और देखो जरा, ठीक है। आ जाओ चलो, अब ये क्या है, आपको ये क्या, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने क्या आपको लिपिड बताया था? आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो है आपने हमें लिपिड बताया था, ठीक। और मैंने ये क्या बताया था, ये मैंने आपको जो है कार्बोहाइड्रेट बताया था। या फिर हम जो ऐसे अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहे तो क्या मैं ऐसे शुगर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे शुगर लिख सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ शुगर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसे क्या बताया था, ये था सर हमारा प्रोटीन। और अगर हम प्रोटीन में भी स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये था हमारा आपका एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। बट हमें सिर्फ यहाँ इतना ही जानना है, ये प्रोटीन है, ठीक। आ जाओ, और ये क्या है, ये शुगर है, ठीक। ये क्या दिख रहा है आपको, ये शुगर दिख रहा है। अब लिपिड और शुगर दोनों के दोनों मिलते हैं तो आपके क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं व्हाट, ये आपके बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाते हैं, ये आपके इन्हीं को कंबाइंडली मिला के कहते हैं व्हाट, आपके कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं, आपके कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। तो मैं लिख दूं ग्लाइकोलिपिड, आप कहोगे जी हाँ सर लिख दीजिए आप ग्लाइकोलिपिड, 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 ठीक। यानी कि जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपको ग्लाइकोलिपिड भी देखने को मिलेगा। सिर्फ ग्लाइकोलिपिड ही नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा उसके साथ साथ, और प्रोटीन और शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, आपके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जी हाँ, आपको जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है ग्लाइकोलिपिड के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी जो है देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी जो है देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी जो है आपको देखने को मिलता है। एक बार और अच्छे से लिखते हैं, आओ चलो, ग्लाइकोप्रोटीन भी जो है आपको देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी। एक मिनट, ये तो कलर ही अलग कर दिया, एक मिनट दो जरा, सही कर लेते हैं इसे, रुको, आओ। ग्लाइकोप्रोटीन भी यानी कि शुगर प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं हम उसे, कहते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक। लिपिड में अगर हम बात करते हैं मेजरली तो आपको देखने को मिलते हैं क्या, आपको फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोग्लिसराइड देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलता है व्हाट, आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कैसे, आपको दो तरीके के प्रोटीन मिल गए, आपको एक तो इंटीग्रल प्रोटीन मिल गए, एक आपको जो पेरिफेरल प्रोटीन मिल गया, ठीक। एक आपको देखने को मिलता है व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक। जैसे कि हमने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं जब आपकी शुगर अटैच कर जाती है किसके साथ, लिपिड के साथ, तो आप वो बनाती है आपके लिए ग्लाइकोलिपिड।
और जब वो प्रोटीन के साथ वही शुगर जो है प्रोटीन के साथ अटैच कर जाती है तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम कहते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो है मैंने आपको पूरा का पूरा यही वो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का जो आपको देखने को मिलता है। अब हम एक और प्रोटीन्स के बारे में लिख लेते हैं। आओ चलो, प्रोटीन्स के जो है आपके टू टाइप्स के आपको प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक, प्रोटीन्स आपको कितने प्रोटीन्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं टू टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब एक मेरा सवाल है आपसे, जवाब देना, अगर मुझे जो है इन तीनों प्रोटीन्स को निकालना है तो कौन बहुत आसानी से निकल जाएगा? एक्स, वाई और जेड प्रोटीन्स आपको निकालने हैं तो कौन सा आसानी से निकल जाएगा? आप कहोगे सर एक्स को निकालना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि वो आउटर लेयर पर प्रेजेंट है, हम सट से जो यानी कि बहुत ही ज्यादा आसानी से हम जो से निकाल लेंगे। अब मैंने पूछा चलो ठीक है, एक्स को सबसे आसानी से निकाला जा, उसके बाद किसे निकाला जा सकता है, वाई को या जेड को? तो आपने थोड़ा सोचा और आपने फिर बताया सर जो है वाई को निकालना आसान है। क्यों? वाई आपके जो है उसने वो लेयर के अंदर धसा तो हुआ है, यानी वो वरिड तो है बट लेकिन वो पार्शियली वरिड है, वो पूरी तरीके से वरिड नहीं, जबकि जेड है पूरी तरीके से वरिड है। यानी कि वाई को निकालना इजी होगा इन कंपैरिजन टू जेड। जेड तो पूरी की पूरी बेटा आपकी जो है बाई लेयर को क्रॉस करके बैठा है, आप उसे पूरी को निकालने में जो आपको ज्यादा जो है समस्या आएगी, यानी कि आपको जो डिफिकल्ट टू रिमूव होगा, इजी टू रिमूव बिल्कुल नहीं होने वाला है। जबकि आप वाई को जो है वाई भी इतना इजी नहीं होगा रिमूव करने में, बट आप जो है इन कंपैरिजन टू जेड वाई जो है थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक, तो आओ चलो उसी के बेसिस पर हम जो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो आपके प्रोटीन दो टाइप के देखने को मिलते हैं आपके। व्हाट? पेरिफेरल, जिसे हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। एक आपको देखने को मिलता है व्हाट? आपको देखने को मिलता है इंट्रीगल या इंट्रिंसिक, जिससे आओ चलो लिख लेते हैं। आपके जो है दो तरह के देखने को मिलते हैं आपको प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। आओ चलो लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि निकालने के बेसिस पर, यानी कि निकालने के यानी कितनी आसानी से जो है उसे निकाला जा सकता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ आप लिखोगे यहाँ क्या? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक, आओ लिख लेते हैं चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अपने ही ऊपर लिख देते हैं ऑन। आओ चलो, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आपका आ जाता है पेरीफेरल। पेरीफेरल क्या आ जाता है आपके? पेरीफेरल या एक्सट्रेंसिक, पेरीफेरल स्लैश एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, पेरीफेरल स्लैश एक्सट्रेंसिक। और जो दूसरा आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक। क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से जो है डायग्राम के ऊपर आए और मुझे बताएं कि इनमें से पेरीफेरल जो है आपको देखने को मिला, एक्स जो है पेरीफेरल है, तो आप देखो इसकी अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे? क्या ये प्रेजेंट है आपके सरफेस के ऊपर? आप कहोगे जी हाँ, ये सरफेस के जो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो आओ सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख लोगे? ये प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रेजेंट ऑन सरफेस। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है सरफेस पर। अरे यार मच्छर कहाँ से आ गया? प्रेजेंट ऑन सरफेस, जब से तंग कर रहा है। प्रेजेंट ऑन सरफेस, प्रेजेंट ऑन सरफेस। ठीक, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इसे निकालना आसान है या हार्ड है? तो आप कहोगे सर इसे निकालना, एक्स को निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ? इजी टू रिमूव। आप कहोगे जी हाँ सर, हम लिख सकते हैं यहाँ इजी टू रिमूव, इसे निकालना बहुत ही आसान है। एग्जाम के लिए मैं लिख देता हूँ आपके, हमने क्या नाम दिया था उसे? एक्स दिया था, तो हम लिख देते हैं यहाँ एक्स प्रोटीन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए एक्स प्रोटीन। सिर्फ मैं जो है यहाँ एक्स लिख रहा हूँ, आप जो है ठीक है, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि जो है एक तरीके से मैंने सिर्फ इसका जो नॉमेनक्लेचर करा है, आप ये मत समझ लेना इसका एग्जांपल है वाकई में एक्स, उस जो प्रोटीन आपको देखने को मिलता है बाहर उसे एक्स प्रोटीन कहते हैं, नहीं उसे कोई एक्स प्रोटीन नहीं कहते हैं। ये सिर्फ मैंने एक नॉमेनक्लेचर दिया है आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि जो है मैं आपको ये समझा सकूं, यानी कि नेमिंग करके कि जिससे कि आपको समझ में आए कौन सा कहाँ है। ठीक, अब हम बात करते हैं इंट्रीगल या इंट्रिंसिक की प्रोटीन के बारे में। ठीक, अब एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम पर लाना चाहूंगा और अब आप ध्यान से देखें, क्या जो y और z है क्या वो दोनों ही इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन है? आप कहोगे जी हाँ सर, वही जो है आपके इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन है।
ठीक, अब मैं आपसे पूछूंगा वाई और जेड में दोनों में अंतर क्या है? सर अंतर ये है, जेड जो है टोटली लिपिड की जो है वाई लेयर है उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो हम उसे कह सकते हैं वो जो है टोटली आपका बरेड है, जबकि जो वाई है वो पूरी तरीके से नहीं कर रहा, वो जो है थोड़ा आधा तरीके से कर रहा है, यानी कि आधा इधर है आधा इधर है, तो हम इसे कह सकते हैं क्या पार्शली बरेड है। तो हम यहाँ क्या दोनों ही पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि आपको पार्शली और टोटली बरेड आपको देखने को मिलेंगे। आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो है आपको पार्शली या टोटली बरेड देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? पार्शली या फिर टोटली बरेड, पार्शली और टोटली, पार्शली और टोटली बरेड, पार्शली और टोटली बरेड जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं इनका रिमूवल कैसा है, आप कहोगे सर इनका रिमूवल जो है आपका हार्ड है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिफिकल्ट टू रिमूव। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी कि इनको जो है रिमूव करना वो थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू रिमूव। एग्जाम्पल इसके क्या आ जाते हैं? आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं वाई, आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं वाई एंड जेड जो है आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। तो हमने जो आपको अब प्रोटीन जो है हमने आपको करा दिया है, ठीक। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग चल रही है? जी हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ चलो। आओ रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करते हैं, और जो है आप अब डालेंगे। अब जो है मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। आओ चलो लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितने कंपोनेंट्स देखने को आपको मिलते हैं, यानी कि मैं आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स एक साथ लिखा रहा हूं, ठीक। आओ चलो लिख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आओ, तो आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है लिपिड। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है मेजरली लिपिड। लिपिड में भी क्या देखने को मिलता है? लिपिड में आपको देखने को मिलता है व्हाट? फॉस्फोलिपिड। आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड, या जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, बट हम जो फॉस्फोलिपिड ही लिख देते हैं, ठीक। आपको और क्या देखने को मिलता है? आपको इसके अलावा देखने को मिलता है प्रोटीन। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। बट जो आपको प्रोटीन देखने को मिलता है वो कितने तरह का प्रोटीन जो आपको देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है पेरिफेरल प्लस पेरिफेरल और इंट्रीगल जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं क्या यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में? मैं लिख देता हूं पेरिफेरल और इंटीग्रल, पेरिफेरल और इंटीग्रल, पेरिफेरल प्लस इंटीग्रल जो है आपको प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ये जो है आपको एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो है कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। और आपको याद है हमने जो है शुगर कहाँ अटैच करी थी? हमने जो आपको एक प्रोटीन पे अटैच करी थी, एक लिपिड पे अटैच करी थी। तो उनसे हमको क्या देखने को मिला था? हमको देखने को मिला था ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मैं 5th नंबर पे लिख सकता हूँ आपके व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि इतने सारे जो है आपको ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर? आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि एज अ होल, यानी कोई एक ही जो है यूनिट नहीं, यानी कि लिपिड लिपिड नहीं है कि पूरी पूरी मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड से ही बनी हो, प्रोटीन से ही बनी हो, कोलेस्ट्रॉल से ही बनी हो, ग्लाइकोलिपिड से ही बनी है, और वो जो है ग्लाइकोप्रोटीन से भी बनी है। इसलिए आपको याद होगा, अभी नहीं थोड़ा सा सस्पेंस करिए, मैं आपको बताता हूँ एक बात, और बड़ी जबरदस्त तरीके से हम जो है इसके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। वापस आके मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा आपको जो समझ में आएगी, ठीक। अब जितना भी आपने जो मॉडल पढ़ा है ना, ये एक्चुअली जो है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल है, यानी कि ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एक्सप्लेन करा था आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि सीधे यही आया था, इससे पहले 2 मॉडल और आए थे, बट आपके सिलेबस में नहीं है, पहले पढ़ाए जाते थे, बट अब जो है ये सारे नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो अब हम सिर्फ यही पढ़ते हैं। और जो इन्होंने मॉडल दिया था 1972 में, इसको नाम दिया था उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो है इस मॉडल के आप 2 शब्दों को पकड़ी, फ्लूइड और मोज़ेक। अब आप सोचोगे फ्लूइड का मतलब तो सर मैं समझ में आ गया, ये बात कर रहा है लिपिड्स के बारे में, जिसके अंदर आपके जो आपका जो नेचर आता है लिक्विड, वो लिपिड्स की वजह से आता है, ठीक। सर ये मोज़ेक का मतलब क्या है? बेटा मोज़ेक का मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक मोज़ेक दिखाना ही चाहूंगा। आखिर एक मोज़ेक होता क्या है, आप जरा देखना ध्यान से। क्या आपको एक टर्टल दिख रहा है? क्या आपको एक टर्टल दिख रहा है? देखो ध्यान से,
ये टर्टल आपको दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, ये टर्टल जो है एज अ होल नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा ये कोई एक स्ट्रक्चर पे कोई ड्रॉ नहीं है। ये देखो काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ग्लू से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। इस तरीके से जो है पूरे का पूरा जो है टर्टल की ड्राइंग जो है एक तैयार करी गई है। एक जो है आपको आर्टिस्टिक पीस जो देखने को मिल रहा है इस फोटो के अंदर, वो आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली जो इस तरह का होता है ना बेटा, जिस तरीके से जोड़ के बनाया गया, इसको हम कहते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। यानी कि जब आप जो है एक सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं, यानी काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ जोड़ के कुछ जो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसे हम कहते हैं आपको व्हाट, मोज़ेक फॉर्मेशन। जैसे कि आप पजल खेलते हो, जो आपको जो आपका फोटो वाला पजल आता है जिसके अंदर आप एक दो फोटोज को अगर हटा देते हो तो आपकी जो है वो आपको क्लियर दिखता है वो गैप, यानी कि आप ढूंढते हो, सिर्फ लगाते हो, उस तरीके से आप जो पूरा पूरा उस पजल को कंप्लीट करते हो। तो वो भी एक होता है, एक क्या, वो भी होता है एक आपके मोज़ेक। तो मोज़ेक का मतलब जो है मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मोज़ेक का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो देखो आपको फ्लूइड मोज़ेक, एक और यहाँ लिख देते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं व्हाट, मोज़ेक फॉर्मेशन। ठीक, अब जरा थोड़ा ऊपर आते हैं, चलो हम जो है अपने मॉडल पर आते हैं और अब समझने की कोशिश करना। अब आप देखो जो कंपोनेंट्स आपको जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दिख रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बनी है, क्या वो लिपिड से ही बनी है, क्या वो प्रोटीन से ही बनी है? नहीं, वो लिपिड से ही बने, वो प्रोटीन से ही बने, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बने, वो ग्लाइकोप्रोटीन से ही बने, वो ग्लाइकोलिपिड से ही बनी है। यानी काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको भी एक मोज़ेक, इसलिए जो है उन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने इसका नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड लिपिड की वजह से मोज़ेक क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है बहुत सारे जो है आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आओ चलो इस लाइन को भी यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, आओ जरा देखो ध्यान से, लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन, व्हाट, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, made up of different components like a mosaic, different components like a mosaic, यानी कि एक मोज़ेक की तरह, like a what, mosaic, like a, एक मिनट, like a mosaic, इसलिए इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, like a mosaic, like a what, like a mosaic। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअली जो है उस मॉडल को फ्लूइड क्यों नाम दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों नाम दिया गया। क्यों, फ्लूइड लिपिड की वजह से जो नेचर आता है। ठीक, इसके अलावा बेटा जो फ्लूइड का जो नेचर होता है ना, ये ऐसे ही नहीं है, एक्चुअली मदद करता है किसी के अंदर। वो किसके अंदर मदद करता है, वो मदद करता है आपके प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट के अंदर। ठीक, आओ चलो लिखते हैं। अब जो हम यहाँ लिख ही लेते हैं किसने ये जो है मॉडल दिया था। इन 1972, इन आप लिखोगे ऐसे, इन 19, बेटा ईयर आपको याद रखना है, इसका ईयर पूछा जा चुका है, पूछ भी लेते हैं। ठीक, आओ इन 1972, इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या करा, सिंगर एंड निकोलसन ने आपके एक्सप्लेन करा, व्हाट, क्या एक्सप्लेन करा, उन्होंने एक्सप्लेन करा आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने आपके जो एक्सप्लेन करा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नेम्ड इट एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, and named it fluid mosaic model। और क्या नाम दिया उसको, नाम दिया and named it fluid mosaic model। अब जो है मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा फ्लूइड मोज़ेक का एक्चुअल मतलब क्या है, यानी कि हमने जो है इसे क्यों जो है उन्होंने नाम दिया इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आओ जरा आई को जो है अच्छे से सही कर देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसे नाम दिया गया आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये जो बेटा इसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है, यानी कि जो काफी फ्लूइड जो नेचर है आपका लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। यानी कि ओवरऑल जो आप बाइलेयर देखते हो उसके अंदर जो है जो लिपिड वाला पार्ट है, ये जो आपके
फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड करा है, जो फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करा है, इसकी वजह से क्या है बेटा, प्रोटीन जो है आपके मूव कर पाता है, आपकी जो लेटरल मूवमेंट शो कर पाता है विद इन ओवरऑल लेयर जो है आप देखते हो। और ये जो इसकी एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की, इसी को हम जो है मेजर करते हैं इसकी फ्लूइडिटी की टर्म्स में। किसमें? फ्लूइडिटी की टर्म्स में। आओ तो चलो लिख लेते हैं इसी को, इसी पॉइंट को जो है आपके लिख लेते हैं। आओ चलो लिखते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। आप लिखोगे व्हाट? आप लिखोगे क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक मिनट, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की जगह सीधे हम लिखते हैं लिपिड, है ना? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। एक मिनट, थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, रुको। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको जरा। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स व्हाट? एनेबल क्या करता है ये आपकी? क्या एनेबल करता है? एनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्या करता है आपकी? लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ऑफ, लेटरल मूवमेंट ऑफ, लेटरल मूवमेंट ऑफ, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी कि प्रोटीन बाइल, यानी कि लिपिड बाइलेयर में, विद इन द ओवर, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ओवरऑल बाइलेयर। और जो इसकी जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू मूव इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और जो इसकी जो एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की जो मूव कराने की, इसी को मेजर करते हैं उसकी फ्लूइडिटी की टर्म्स में। ठीक, आओ तो लिख लेते हैं दिस एबिलिटी, दिस एबिलिटी, दिस एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, this ability of membrane, this ability of membrane to move, this ability of membrane to move is measured as its fluidity, is measured as its fluidity, as its fluidity, as its fluidity। उसी को हम कहते हैं आपके फ्लूइडिटी टर्म्स में जो है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक, अरे अच्छे से लिखते हैं, रुको जरा, आओ। इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, उसी को मेजर करते हैं आपके फ्लूइडिटी टर्म्स में। ठीक, आओ चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ चलो। अब हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? हम बात कर सकते हैं आपके फंक्शंस के बारे में, यानी कि एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। ठीक, अब आपके मन में आ रहे होंगे कि सर इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपके फंक्शंस होते हैं, देखो, एक तो आपकी जो है ये सेल ग्रोथ में मदद करती है, इसके अलावा ये जो है आपकी मदद कर रही होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जो कि हम आगे आपके पढ़ेंगे भी। ठीक, आपको जो इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा ये बेटा फॉर्म मदद करती है आपकी किसमें? इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में। अब जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं वो हम आपको पढ़ा रहे होंगे आपके जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करके आपको जो एक चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर जो है हम आपको अच्छे से बताएंगे कि किस किस तरह के जो आपको जंक्शंस वहां देखने को मिलते हैं, किस तरीके से क्या होता है। ठीक, इसके अलावा ये जो है मदद करता है आपके सेल डिवीजन में, ये मदद करता है आपके एंडोसाइटोसिस में। इसके अलावा ये जो है आपकी मदद करता है व्हाट? ये मदद कर रहा होता है आपके सीक्रेशंस में भी, जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करती है। तो आओ सारे सारे फंक्शंस को जो है लिख लेते हैं। अब आगे आप डालोगे व्हाट? आप डालोगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो जो मैंने आपको अभी अभी बताया उन सबको आओ लिख देते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें से एक फंक्शन जो है अभी हमें अच्छे से डीपली पढ़ना है, और वो है आपका व्हाट? वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डाल लो यहाँ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आओ चलो लिखते हैं आपके फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया सेल ग्रोथ। ये आपकी मदद करता है किसके अंदर? सेल ग्रोथ में। इसके अलावा ये आपकी मदद करता है किसमें? ये आपकी मदद करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ट्रांसपोर्ट ऑफ
मॉलिक्यूल्स में, यानी कि यही वो बॉर्डर है, यहाँ से यही वो बॉर्डर है, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट में अगर आपको सेल के अंदर जाना है तो बेटा यही वो बॉर्डर है जो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना होगा। और देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है उस बॉर्डर को क्रॉस करने के आएंगे और वो किस तरीके से जो है उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होंगे, ये हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं बस कुछ ही मिनटों में। आओ चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये आपका मदद करता है किसके अंदर, ये मदद करता है आपके सेल डिवीजन में भी आपकी जो है हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये आपकी मदद करती है, एक प्रोसेस होती है व्हाट, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी जो है ये हेल्प करती है, ठीक। इसके अलावा अब आपको एंडोसाइटोसिस, जब भी सेल के अंदर कोई चीज एंटर करती है ना, तो देखो समझो, देख नजर ध्यान से, ये एक सेल है, ठीक। अब इसके बाहर सपोज करो ये आया और इसे जो है इसे एंटर कराना है, ठीक। तो ये क्या करेगी, ये जो कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगी और ये जो है फिर बाद में देखो, और फिर जो है इसको कंप्लीट करते हुए इस तरीके से अंदर ले ली। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर जाना, ठीक। इसके अलावा जो निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के लिए जो आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। आओ चलो आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं। आगे हम आपको बता रहे थे ये जो है एंडोसाइटोसिस हो गया, इसके अलावा जो आपकी ये जो है मदद करती है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ये जो है आपकी इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। इसके अलावा ये जो है सीक्रीशन में भी मदद करती है, यानी किसी भी मेटेरियल को जो अगर सीक्रीट आउट करना है, उसका सीक्रीशन कराना है, तो उसके अंदर भी जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। अब हम जो है एक टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप अगली हेडिंग डालोगे, आप व्हाट आप डालोगे अगली हेडिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आप डाल लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आओ चलो पढ़ते हैं ऐसे भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखना, अब जो है मैं आपके आगे एक सेल बनाता हूं, ठीक। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से जो है आपको मतलब क्या ऐसा है जो इसे क्रॉस करने के लिए आएगा और जो है सेल के अंदर जाना चाहता है, ठीक। आओ चलो बनाते हैं उन सबको, कैसे कौन कौन से मटेरियल हैं सेल के अंदर जो जाना चाहते हैं। देखो सबसे पहले तो जो है सेल के अंदर आपकी गैसेस जाना चाहेंगे, ठीक। गैसेस जो है सेल के अंदर जाना चाहेंगे, गैसेस जैसे कि CO2, O2 डाल लें, O2, CO2, ये गैसेस होगा, ठीक। इसके अलावा क्या एक सेल के अंदर वाटर जाना चाहेगा, आपको कहोगे जी हाँ सर वाटर जाना चाहेगा, तो हम यहाँ डाल देंगे H2O। इसके अलावा क्या यहाँ कुछ आयंस जाना चाहेंगे, आप कहोगे जी हाँ सर आयंस जाना चाहेंगे। आयंस जैसे कि आपके सोडियम हो गए, आपके पोटेशियम आयन हो गए, ठीक। ये क्या पता सेल के अंदर जाना चाह रहे हो। इसके अलावा क्या आपके कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जाना चाहेंगे, जैसे कि आपके अल्कोहल हो सकता है, कार्बन या कोई और जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, आप कहोगे जी हाँ सर वो भी जाना चाहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाना चाहेगा। इसके अलावा क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज जाना चाहेगा, आप कहोगे जी हाँ सर ग्लूकोज फ्रक्टोज भी जा सकता है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज भी जो है आपके जाना चाहेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी जो है अंदर जाना चाहेगा, ठीक। अब आप एक चीज जो है देखो गैसेस जाना चाहेंगे, H2 जाना चाहिए, आयंस जाना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाना चाहेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाना चाहेंगे। अब आप जितनी भी यहाँ चीजें देख रहे हो ना बेटा, ये सब जो जाती है इन सबको हम कहते हैं आपकी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, क्यों, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो अंदर जाना चाह रही है। इसके अलावा सपोज करो अगर कोई लार्ज साइज जो है मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहता है, क्यों, ये सब तो छोटे छोटे साइज के, इसके अलावा सपोज करो कोई एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहते हैं आपके बल्क ट्रांसपोर्ट। बट आपके जो सिलेबस है उसके अंदर बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा है, तो मैं आपको जो बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। आ जाओ, तो आपके ये तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक सेल के अंदर क्या क्या जाना चाहेगा उस
जो हम आपको ट्रांसपोर्ट, मैं आपको चाहूँ तो सीधे लेके आ सकता हूँ, क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, क्या होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये दोनों पैसिव के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब करते मैं सीधे लेके आ सकता हूँ। बट मैं आपको जो है समझाना चाह रहा हूँ कि एक सेल के अंदर जो है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे साइज के होते हैं जो सेल के अंदर जाना चाहते हैं, सेल से बाहर आना चाहते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो बेटा जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और जो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस समझाई, व्हाट, आपको जो मैंने एंडोसाइटोसिस जो जस्ट छोटे से उसके ग्लिम्स दिए, जो आपको बहुत थोड़ा बहुत ही जो उसके बारे में बताया, तो वो इटसेल्फ आता है आपके किसमें, आपके बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर। बट आपके सिलेबस में नहीं दे रखा तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये होता है बेटा आपका लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स जाना चाहते हैं, व्हाट, क्या जाना चाहते हैं, आपके लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स जाना चाहते हैं, ठीक। आपके क्या जाना चाहते हैं, आपके लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स जाना चाहते हैं। ये जो होता है हम इसे कहते हैं आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जिसे हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो बेटा जिक्र करा गया है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। और ये जो होता है जिसके अंदर लार्ज साइज आपके मॉलिक्यूल्स जाते हैं, जिसके अंदर एक्सोसाइटोसिस आता है, एंडोसाइटोसिस आती है, उसे हम कहते हैं आपके व्हाट, बल्क ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपके बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, बल्क, नाम से ही पता पड़ रहा है, बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क ट्रांसपोर्ट यानी बड़ा साइज होगा, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, इसे हम कहते हैं आपके बल्क ट्रांसपोर्ट। चलो आओ अब हम लिखते हैं, आप आगे चलो आओ। अब हम डालते हैं आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ आप डालोगे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। आओ चलो, ये हम पढ़ा रहे हैं आपको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। आपको क्या सीधे भी मैं बता सकता हूँ, सीधे भी मैं चालू कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है एक लिंक जो है जोड़ना बहुत जरूरी होता है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर हम जो है इसी ट्रांसपोर्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या सिर्फ यही कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू जो है जाता है, नहीं, इसके अलावा और भी प्रोसेसेस होती है, ठीक। जैसे कि आपके एक्सो हो गई, एंड हो गई, जो कि बल्क के अंदर आती है आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। आओ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में जो है आपके दो तरह के जो है ट्रांसपोर्ट आते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। आओ चलो, अब जरा ध्यान से देखना, ये एक कंटेनर है, ठीक। इसके अंदर एक पार्टीशन लगा हुआ है और यहाँ एक होल है। ये क्या है, एक होल है, ठीक। और इसके अंदर पानी यहाँ तक भरा हुआ है, देखो दे रहा ध्यान से, ये जो है वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। और इसमें जो वाटर का लेवल इतना है और ये जो है पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपके वाटर। अब एक बात बताना, नेचुरली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पानी क्या इधर से इधर जाएगा, क्या ये पानी इधर से इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पानी का लेवल जो पूरा फुल है, तो आप कहोगे हाँ जाएगा। तो क्या आपको इसमें जो है कोई एनर्जी लगानी पड़ी, क्या आपको जो है कोई मेहनत करनी पड़ी, या बाहर से कुछ एक्सटर्नली पुश करना पड़ा इस पानी को जो है 1 to 2 में ट्रांसफर करने में, 1 से 2 में ट्रांसफर करने में जो है क्या आपको कोई मेहनत करनी पड़ी? आप कहोगे नहीं, ये जो है अपने आप हो रहा है, ये जो है सेल्फ हो रहा है, इसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, हमें जो कोई भी एक्सटर्नल पुश नहीं देना पड़ा है। तो यानी कि ये जो अपने आप हो रहा है, बिना एनर्जी के हो रहा है। मैं कहूंगा ठीक है चलो बिना एनर्जी हो रहा है। अब अगर मान लो, अब मैं आपसे कहूं कि आपको जो है 2 से 1 में लेके जाना है, 2 से 1 में लेके जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है 2 से 1 में ले जाना? क्या आप जो है लेके इसको आप कहोगे सर ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, बट एक तरीका है, अगर मैं यहाँ जो है कोई पंप लगा दूं, क्या मैं यहाँ पंप लगा दूं और उस पंप का एक जो है आपको यहाँ से इनलेट लूं, यहाँ से जो मैं पानी लूं और यहाँ ये आउटलेट जो होगा उसका मैं वहां लगा दूं, तो बेसिकली होगा क्या, ये यहाँ से सक करके पंप यहाँ से ले रहा होगा, पंप यहाँ से एक पाइप लेते हुए यहाँ भेज रहा होगा। क्या उस पंप को लगाने में आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा? आप कहोगे जी हाँ सर। जबकि हम 1 से 2 जो जा रहे हैं उसके अंदर हमें कोई भी मोटर की जरूरत नहीं है, कोई भी पंप की जरूरत नहीं है, वो जो है नेचुरली हो रहा है, वो जो फ्री में हो रहा है, उसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। जबकि दूसरी प्रोसेस के अंदर 2 यानी कि सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर में ले जाने में हमें जो पंप लगाना पड़ा। पहले हमने जो एक पाइप डाली, एक पाइप से वो पानी लेती है पंप के अंदर, पंप जो है सीधे पंप कर देता है किसके अंदर, आपके कंटेनर 1 के अंदर। यानी सेकंड जो आपका ट्रांसपोर्ट देख रहे हो आप, जिसमें 2 to 1 जा रहा है, उसके अंदर आपको जो है एक पंप लगाना पड़ा है। बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। तो यानी कि आप जो सेकंड टाइप का देख रहे हो उसके हम कहते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको वहां एनर्जी लगानी पड़ी। जबकि आपने जो पहला वाला जो आपने देखा जिसके अंदर हमने जो 1 to 2 जो है वाटर जा रहा था, उसे हम कहते हैं आपके व्हाट, हम उसे कहते हैं आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको जो है वहां एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, ठीक।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किसे हम जो है पैसिव कहते हैं, किसे हम जो है आपके एक्टिव कहते हैं। जिस तरह की आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, आप जब आप अपनी टंकियों को भरते हो, आपके जो घर की टंकी है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप सुबह सुबह जाते हो, आप मोटर ऑन करते हो, मोटर ऑन करते हो, मोटर में क्या होता है, वहां जो वो मोटर होता है बेसिकली एक पंप है, वो क्या कर रहा है, वो जो है पानी को नीचे से ले रहा है और जो ऊपर टंकी में चढ़ा रहा है। जबकि जब आप अपनी अपने आप सपोज करो बाथरूम में आप जब नहाने जाते हो, तब आप जो है आप जो है आपकी क्या कहते हैं, आप जब टैप खोलते हो, वाटर टैप खोलते हो, तो आप जब उसे खोल देते हो तो देखो किस तरीके से वो जो आपकी बाल्टी भर जाती है। क्या आपको वहां कोई पंप लगाना पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक हायर लेवल प्रेजेंट है। और जबकि नीचे आना है, पानी को जो नीचे डाउन आना है, उसका जो है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ जो है कंसंट्रेशन कम है, तो उसके लिए बहुत ईजी है वहां से ऊपर से नीचे आना, यानी कि तो हम उसी को कहते हैं आपके पैसिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पैसिव और एक्टिव समझ में आ गया होगा। तो यहाँ डाल लें पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप कहोगे जी हाँ हम डाल लेते हैं यहाँ आपके क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या डाल लें? यहाँ हम डाल लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरा है वो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपका आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो पैसिव हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पैसिव के अंदर हम जो आपको दो पढ़ाएंगे, ठीक। एक हम पढ़ाएंगे आपको सिंपल डिफ्यूजन, अभी सिर्फ आपको नाम याद रखने, बाद में हम आपको समझाएंगे इनमें फर्क क्या है, ठीक, कि कहाँ पैसिव लगता है, कहाँ फैसिलिटेटेड लगता है। तो आप यहाँ डाल लोगे व्हाट, आप यहाँ डाल लोगे एक मिनट, आप यहाँ डाल लोगे व्हाट, आप यहाँ डाल लोगे डिफ्यूजन, या फिर आप डाल लोगे यहाँ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। और दूसरी तरफ आप डाल लोगे व्हाट, आप डाल लोगे यहीं पर फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड नाम से ही पता पड़ रहा है कुछ फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, कोई फैसिलिटी देनी पड़ रही है डिफ्यूजन कराने के लिए, फैसिलिटेटेड। एक मिनट आओ, रुको जरा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी में ही हम जो है एक पढ़ेंगे एक टाइप जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि जब भी वाटर का जो है सिंपल डिफ्यूजन होता है हम उसे कहते हैं व्हाट, हम उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं आपके ऑस्मोसिस। तो आओ चलो शुरू करते हैं आगे। उससे पहले जो है रुको, मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट मुझे देना, जब तक मैं पॉज कर देता हूँ, रुको पानी में पी लेता हूँ, रुको। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ चलो। अब आप डालोगे क्या, आप हेडिंग डालोगे व्हाट, आप डालोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आपका क्या, हम शुरू कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके, ठीक। आ जाओ चलो, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया, जब आप वाटर टैप ऑन करते हो तो आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वो पानी जो है अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। देखो टंकी आपकी जो है, वाटर टंकी जो है आपकी, पानी की टंकी जो है वो इतनी लेवल पर मौजूद है, आप टैप यहाँ चला रहे हो, नल आप यहाँ चला रहे हो अपना, ठीक। तो यहाँ जो है आपकी बाल्टी रखिए, तो वो अपने आप ही जो है आ जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बिल्कुल उसकी लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ हाइयर कंसंट्रेशन है। जैसे ही आप टैप ऑन करोगे वो अपने आप आ जाएगा। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ कि जो है इसके अंदर क्या सबसे पहले कोई आपको एनर्जी लगी? आप कहोगे नहीं, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लोगे नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ जो है किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या यहाँ किसी प्रकार की कोई एनर्जी लगी? आप कहोगे नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगी। इसके अलावा क्या आपको यहाँ जो है ये जो वाटर आ रहा है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो हाइयर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की जो तरफ आ रहा है, देखो यहाँ इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, जबकि यहाँ कम है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ जो ये जो है आपकी हाइयर कंसंट्रेशन से जो आपकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो आप लिख लोगे हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन। आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो आपकी हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन आता है, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, ठीक। इसके अलावा अब एक बात बताना, क्या ये जो है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है? यानी कि देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अब देखो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ये जो अलोंग है,
यानी कि जो उसी के साथ आ रहा है, यानी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। क्या इसके अलावा मैं जो एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, क्या ये जो है डाउन हिल आ रहा है, क्या ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये डाउन हिल आ रहा है? तो आप कहोगे जी हाँ, हम ये जो दोनों टर्म्स आपने बोली सर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आओ लिख लो। आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ अलोंग कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन को मैं COCNN लिख रहा हूँ, CONCN लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर आप लिखोगे डाउन हिल, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर आप लिख लोगे व्हाट, आप लिख लोगे डाउन हिल। आप लिखोगे कि आप लिखोगे डाउन हिल, यानी कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन हिल जो है मूव करते हैं, ठीक है, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके अंदर जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। आओ तो चलो इसे मिटा लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा देसी एग्जाम्पल से। आओ चलो, अब आप इसके अंदर डालोगे पहला ए नंबर डालो। एक मिनट, ये रेड रेड सेम हो गया ना, थोड़ा सा अलग लेते हैं। आप ए नंबर डालो। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके क्या, सिंपल डिफ्यूजन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डिफ्यूजन होता है क्या। आपको डिफ्यूजन पैसिव के अंदर ही आता है, यानी कि डिफ्यूजन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो जो है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक, आ जाओ तो चलो बनाते हैं, लिखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। आओ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस तो आप जानते होंगे, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हो आपको पता है। ठीक, डिफ्यूजन क्या होता है, आ जाओ चलो। अब जो हम एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, आओ जरा ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ये एक मेम्ब्रेन हो गई, जरा ध्यान से देखना। ठीक, आओ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सिंपल डिफ्यूजन में जो है आपके क्या क्या जो है एक मेम्ब्रेन से पास करता है। ठीक है, चलो आओ, इस तरीके से आप बना लोगे। और क्या जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है करता है, दोनों है तो सेम ही, सेम मतलब बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, यानी कि एनर्जी जो है दोनों में ही नहीं लगती है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो इनसे मॉलिक्यूल्स पास करते हैं उनमें, यानी कि इनसे जो है कुछ और पास करेंगे, उनसे जो है कुछ और पास करेंगे। ठीक, आओ चलो बनाते हैं। और आपको अगर आपको जो है इसके जो नोट्स चाहिए ना, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको सारे के सारे जो है नोट्स मिल जाएंगे देखने को। आ जाओ, उसकी जो है लिंक जो है मैंने आपको इसी में दे रखी है, इन्हीं नोट्स के साथ QR कोड भी दे रखा है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां जो है आपको लिंक टेलीग्राम की दे रखी है, जो कि आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो सीधे के सीधे जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगी। अब जो है सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन से आएगा बेटा, वो जो क्रॉस कर सकता है वो क्या, लिपिड आता है। और लिपिड पूछता है क्या भाई साहब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो मेम्ब्रेन बेटा किसकी बनी हुई, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई, यानी कि लिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है, लिपिड ही आके पूछ रहा है क्या मैं निकल सकता हूँ। यानी बेटा ये तो सेम सेम बरादरी के लोग है, सेम सेम तो मिलते हैं एक दूसरे में, तो ये बेटा लिपिड को मना नहीं करते, कहता है लिपिड भैया आओ हम तुम्हें पास करा देंगे। और बेटा याद रखना ये सब जो है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन पास करता है, इससे इजीली पास करता है आपके लिपिड। कौन पास करता है आपके, सबसे इजीली पास करता है लिपिड। ये बेटा आपके क्या है, ये है आपके आउटसाइड, ये है आपकी आउटसाइड। ठीक, और ये है आपकी इनसाइड, ये है आपकी इनसाइड। ठीक, यानी कि इनर लेयर। अब बेटा लिपिड सबसे पहला लिपिड क्रॉस कर गया, इसके अलावा गैसेज आई आपकी। अब आपको गैसेज में पता है O2 CO2, तो बेटा गैसेज भी जो है इजीली पास कर जाती है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्या मैं लिख दूं यहाँ O2 CO2, आप कहोगे जी हाँ सर लिख सकते हैं O2 CO2। ठीक, मैंने लिख दिया आपके O2 CO2। इसके अलावा जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, वो भी अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके वाटर भी जो है मूव कर जाता है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बट जो वाटर की मूवमेंट होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, उसको हम कहते हैं व्हाट, उसको हम कहते हैं आपके ऑस्मोसिस। तो आप जो है अब यहाँ नोट डाल लोगे, आप जो है नोट डालोगे, नोट में आप जो है लिख रहे होंगे क्या, आप नोट के अंदर लिखोगे, नोट के अंदर आप लिखोगे मूवमेंट of H2O by diffusion is called osmosis. Movement of water by diffusion is called osmosis. Movement of movement of water by diffusion, movement of water by
डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहते हैं उसे, उसी को हम कहते हैं आपके ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कुछ नहीं, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, बट किसका, वाटर का। यानी कि जब भी वाटर का जो है आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा तो उसे जो स्पेशल टर्म दी गई है उसी को हम कहते हैं आपके डिफ्यूजन। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड वाले पर आते हैं हम। चलो अब आप डालोगे क्या, अब आप डालोगे बी नंबर। बी में हम पढ़ाएंगे आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, एक ऐसा डिफ्यूजन जिसके अंदर हमें जो है कोई एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको जो है अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि बेटा क्या वो सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर वालों को जो है वो अलाउ कर रहे थे। यानी लिपिड को कह रहा था आ भाई तू आ जा और तू निकल के चला जा। बट अब मान लो कोई लिपिड नहीं होगा, यानी कि जो है वो आयंस होंगे, यानी कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। लिपिड तो आपका नॉन पोलर था तो उसने नॉन पोलर को जाने दिया, बट अब जो है पोलर होगा कोई मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल आएगा। यानी जैसे कि आयंस हो गए आपके, सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, इनको नहीं जाने देगा। इसके अलावा ये जो है आपके ग्लूकोज आया पूछने, फ्रक्टोज भैया पूछने आया क्या हम निकल जाए मेम्ब्रेन, क्या भैया मेम्ब्रेन हम निकल जाएं, तो मेम्ब्रेन ने कहा नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए हमें जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, उसी को हम कहते हैं आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कि एनर्जी इसके अंदर भी जो है आपको नहीं देनी पड़ती है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है आपके जा रहा होता है। ठीक, तो आप डाल लोगे अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप डालोगे व्हाट, आप डाल लोगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलो आओ लिखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो बेटा जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, एज यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए जो है हमें एक जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन लगाने पड़े, जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। उनकी मदद से जो हम उसे पास कराते हैं। आओ तो आप सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही बनाना चाहूंगा। 1 मिनट देना, क्या हम इसे कॉपी कर सकते हैं डायग्राम को? 1 मिनट देना, रुकना जरा, 1 मिनट देना, रुको, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नहीं ये नहीं हो रहा कॉपी, 1 मिनट। रुको जरा, चलो बना ही लेते हैं यार, ऐसा क्या ही मतलब, ठीक है इतना आलस करके क्या ही करना है यार, मास्टर भी आलस करेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे। रुको इतना आलस नहीं करते, बना लेते हैं। टेक्नोलॉजी पे इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए। जब बोर्ड्स पर पढ़ाते थे तब भी तो बनाते थे खुद से स्ट्रक्चर, तो अब फिर बना लेंगे, क्या जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक, आ जाओ, इतने से ही अपना काम चल जाएगा। ये ज्यादा बना लिया यार अपन ने, रुको कम कर लेते हैं, 2 से ही अपना काम चल जाएगा। बीच में अपन को कुछ और स्ट्रक्चर बनाना है, मैं ज्यादा लंबी मेम्ब्रेन बनाने के चक्कर में चला गया। अब जरा देखना ध्यान से, आओ देखो देखो, ये देखो एक इस तरीके का प्रोटीन बना, देखो एक इसने एक तरीके से चैनल बना दिया, इस तरीके से इसने जो एक रास्ता बना दिया, एक टनल टाइप बना दिया, जिसकी मदद से जो है कोई भी आपका पोलर मॉलिक्यूल या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज निकल जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि बेटा नॉन पोलर जो है पोलर मॉलिक्यूल्स को निकलने नहीं दे रहे हैं। यानी लिपिड जो आपके नॉन पोलर होते हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे इसको पास करने के लिए। तो बेटा मेम्ब्रेन को तो कोई ना कोई हल निकालना था, तो उसने जो है एक काइंड ऑफ प्रोटीन बना दिया जिसे हम कहते हैं आपके व्हाट, चैनल प्रोटीन। देखो ये देखो यहाँ जो हम इसकी कंसंट्रेशन दिखाते हैं आपको, देखो कितनी हाई कंसंट्रेशन है, और देखो यहाँ जो है लो कंसंट्रेशन है, और ये देखो इस तरीके से पास कर रहे हैं। और ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके व्हाट, ये हैं आपके क्या है, ये हैं आपके आयंस। ये हो सकते हैं आयंस, हो सकते हैं आपके जैसे कि सोडियम पोटेशियम, क्या हो सकते हैं आपके सोडियम या फिर पोटेशियम आयंस हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकते हैं आपके फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। जी हाँ, आपके फ्रक्टोज हो सकता है, आपके ग्लूकोज हो सकता है। यानी कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और जो पोलर आयंस होते हैं, यानी कि जो आपके आयंस हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, इनको जो है मेम्ब्रेन पास नहीं करने देती, इसलिए जो है हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है
जो एक फैसिलिटी चैनल क्रिएट करते हैं जिससे कि जो है ये आसानी से निकल सके, उसी को हम कहते हैं आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आओ इसकी भी जो है नेमिंग कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं आपके कैरियर प्रोटीन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं आपके कैरियर प्रोटीन। अब जो है एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में, आओ चलो। एज आप लिखोगे यहाँ एज पोलर मॉलिक्यूल्स, एज पोलर मॉलिक्यूल्स, एज पोलर मॉलिक्यूल्स कांट पास, कांट पास लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, so we need special type of, so we need तो इसलिए हमें जो जरूरत पड़ती है किसकी, so we need कैरियर प्रोटीन, so we need what, so we need कैरियर प्रोटीन, so we need कैरियर प्रोटीन। एक मिनट, ये तो अच्छे से नहीं लिखा गया, रुको जरा। तो इसलिए हमें जो जरूरत पड़ती है किसकी, आपके कैरियर प्रोटीन की, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आपके कैरियर प्रोटीन की, जिससे कि आसानी से जो है निकल सकें ये मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए। आओ चलो ठीक, अब हम जो है आ जाते हैं आपके आगे, और आगे हम आपको पढ़ाते हैं व्हाट, हम आपको पढ़ाते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम पढ़ाते हैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उससे पहले जो कुछ स्लाइड्स को हम डुप्लीकेट करते हैं, 1 मिनट देना जरा, अदरवाइज आपकी स्लाइड्स काफी कम पड़ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। दो रुको जरा, ये आपकी हो गई, आ जाओ चलो। अब आप डालोगे क्या, अब आप डालोगे यहाँ हेडिंग आपके व्हाट, आप यहाँ हेडिंग डालोगे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हेडिंग डालोगे, आप डालोगे हेडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, यानी कि वो, यानी कि आपको जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि आपको मैंने जितने पॉइंट्स आपको पैसेज में बताए थे, क्या बताया था आपको, मैंने बताया था एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम जो है हाइयर टू जो है लोअर जा रहे होंगे, इसके अलावा हम जो है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे। आप जस्ट यहाँ उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि अब हम जो है एनर्जी खर्च कर रहे हैं, और जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं यानी कि हम जो उसके विपरीत काम करेंगे या फिर उल्टा काम करेंगे, यानी कि हमें जो है क्या, हमें जो है वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा हम जो है लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन ले जाएंगे, हम जो है अलोंग नहीं, अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाएंगे, या फिर हम जो है सिंपल शब्दों में कहें तो हम जो है नीचे से ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हम जो है अप हिल करेंगे। क्या करेंगे, अब हम करेंगे अप हिल, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अप हिल। तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखोगे आप सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ जो है सबसे पहले एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, आपकी जो एनर्जी की नीड होगी यहाँ। इसके अलावा हम जो है कैसे जा रहे हैं, हम जो है आपके फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। कहां से मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। क्या हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, आप कहोगे जी हाँ सर, हम जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर हम कह सकते हैं अपहिल। क्या हम कह सकते हैं अपहिल, हम बिल्कुल कह सकते हैं अपहिल। क्यों, क्योंकि हम जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम तो कह सकते हैं आपके अपहिल। तो बेटा जो इसका एग्जांपल आपके जो आता है वो आता है आपके क्या, वो आपके आता है सोडियम पोटेशियम पंप। जब हम आपको जो न्यूरॉन बताएंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे कि बेटा सोडियम पोटेशियम पंप का एक्चुअल में कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन न्यूरॉन, ऑन व्हाट, ऑन न्यूरॉन, ऑन न्यूरॉन। अभी आप इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज अपने पास रख लोगे, हम जो है आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँ, अभी समझाऊं किस तरीके से होता है, क्या होता है, नहीं, आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि न्यूरॉन पे देखने को मिलता है। होता क्या है क्या नहीं होता, अभी आपको कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, आपको इतना सोचना ही नहीं है। ठीक, अब हम जो बेटा अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, वो आता है आपका व्हाट, वो आता है आपका सेल वॉल, वो आता है आपका क्या, वो आता है आपका सेल वॉल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, यानी कि अब जो बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं,
अब हम जो है सेल वॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा जो है सेल वॉल किस किस जो है किंगडम में देखने को मिलती है। तो आपको याद होगा यूकैरियोट्स के अंदर जो आपके मल्टी सेलुलर आते हैं उनके अंदर जो है आपको याद होगा हमने जो है प्लांटी और फंजाई आपको दो बताए थे जिनके अंदर जो है आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। और आपको वो अब मैं आपसे पोजीशन पूछूंगी, लोकेशन पूछूंगी, आपको जो है सेल वॉल कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे सर सेल वॉल जो आपको ऑलवेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिली है, यानी कि आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है या फिर हम कह सकते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक कठोर स्ट्रक्चर ये जो है आपका होता है। और इसके अलावा ये जो है बेटा आपके डेड होता है, ये जो है आपका नॉन लिविंग भी होता है। ये आपका कैसा पार्ट है, ये आपका जो है नॉन लिविंग पार्ट है। तो आओ चलो जितना मैंने आपको बताया उतना लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट कहाँ, आपके प्रेजेंट आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी प्रेजेंट होती है आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट आउटसाइड टू व्हाट, प्रेजेंट आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कहाँ देखने को मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ऑफ फंजाई एंड फंजाई एंड प्लांट्स। आपको याद होगा मैंने जब आपको जो है बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कंपोजिशन में बताया था कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है। तो क्या आपको याद है, आप सोचें अपने मन में और आप आंसर दें कि क्या होती है। मैं तो आपको बता ही दूंगा, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। और प्लांट्स की सेल वॉल तो हम जो है थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा जो है हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि ये जो आपका हार्ड या फिर रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड इन स्ट्रक्चर या फिर रिजिड इन स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो। हम जो है हार्ड इन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हार्ड इन स्ट्रक्चर एंड नॉन लिविंग आल्सो, एंड नॉन लिविंग आल्सो। ये जो है आपका डेड स्ट्रक्चर भी होता है, ये जो आपका लिविंग नहीं होता, ये आपका क्या होता है, एंड नॉन लिविंग आल्सो, नॉन लिविंग आल्सो, ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गई। तो फंजाई में जो आपको कंपोजिशन सेल वॉल का देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका किसका, काइटिन का। किसका देखने को मिलता है, काइटिन का। इसके अलावा अब हम जो आपको बताने वाले हैं सेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म की। हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपसे किसकी, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। जबकि आपकी जो एल्गी की बनी होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, वो आपकी बनी होती है बेटा सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन और उसके बाद मिनरल। और मिनरल कौन सा, मिनरल जो मेनली जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है आपके CaCO3, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं। वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और इसके अलावा आपके प्रोटीन की, ठीक। तो आओ चलो लिख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आप डालोगे सबसे पहले क्या, आप डालोगे यहाँ सेल वॉल। सेल वॉल हम किस किस के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम सेल वॉल पढ़ने वाले हैं आपके सबसे पहले हम बैक्टीरिया में बताएंगे आपको बैक्टीरिया में क्या कंपोजिशन होता है, फिर हम आपसे जो एल्गी के बारे में बताएंगे और फिर हम बताएंगे आपको प्लांट्स के बारे में कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक। तो आप सबसे पहले डालोगे व्हाट, आप डालोगे सबसे पहले बैक्टीरिया। आप डालोगे क्या, आप डालोगे बैक्टीरिया, फिर आप डालोगे एल्गी और उसके बाद आप डालोगे क्या, उसके बाद आप डालोगे आपके प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है आपको किस तरह का कंपोजिशन देखने को मिलता है। आओ चलो बताते हैं आपको। बैक्टीरिया में तो आपको पता ही है आपको जो किसकी सेल वॉल देखने को मिलती है, जो सेल वॉल होती है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। आपको अच्छे से याद भी होगा, हमने आपको बताया था, फिर से मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में खुद ब खुद ये चीजें क्लिक होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें क्लिक नहीं कर रही है इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज पढ़ो यार अच्छे से, ठीक है। एल्गी, एल्गी में बेटा किसकी बनी होती है, एल्गी में आपकी जो है सेलुलोज। किसकी बनी होती है, आपकी बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन, सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन्स एंड मिनरल्स। सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन एंड मिनरल्स। मिनरल्स कैसे, मिनरल्स में मेनली जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मेनली जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है CaCO3। इसके अलावा प्लांट्स में जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है उसका कंपोजिशन होता है आपके सेलुलोज। क्या होता है, आपके होता है सेलुलोज। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है वहां हेमी सेलुलोज।
क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है हेमी सेलुलोज, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है वहां पैक्टिन, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है प्रोटीन। और क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है पैक्टिन। तो बेटा ये सारे जो है आपके कंपोजिशन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कंपोजिशन, यानी कि सेल वॉल जो है किस किस की बनी हुई है, किस किस में आपके आपके बैक्टीरिया में अगर कंपोजिशन पूछा जाए तो आप जवाब दोगे सर वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है सेल वॉल। अगर आपसे कोई पूछता है प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है तो आप कहोगे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। इसके अलावा अगर एल्गी में पूछा जाए तो आप कहोगे सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन्स। और मिनरल जो कि होते हैं आपके क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होते हैं आपके? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आओ चलो फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर सेल वॉल का फंक्शन होता क्या है? तो आपका जो सेल वॉल होता है वो हार्ड और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा किससे? मैकेनिकल डैमेज से, यानी कि जहां जहां आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि आपकी हेल्प करेगा। किस में आपकी हेल्प करेगा? आपकी प्रोटेक्शन करेगा। किससे? वो आपके मैकेनिकल डैमेज से जो प्रोटेक्शन करेगा। इसके अलावा एक जो हार्ड स्ट्रक्चर है तो क्या ये जो है शेप भी प्रोवाइड कराने का काम करेगा? आप कहोगे जी हाँ, ये जो आपकी शेप भी प्रोवाइड कराने का काम करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है? ये जो अनचाहे यानी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो थोड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सेल अंदर नहीं लेना चाहती, उनको जो है रोकने में भी ये जो है मदद करता है, यानी उनकी एंट्री को जो है ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये मदद करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से जो इंटरेक्ट करना चाहती है उसके अंदर भी जो है आपके सेल वॉल हेल्प करता है। क्या करता है? सेल वॉल हेल्प करता है। तो आओ फंक्शंस जो है हम लिख लेते हैं। आप डालोगे अब फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। आप डालोगे क्या? आप डालोगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। आ जाओ, आप डालोगे हेडिंग का, आप हेडिंग यहाँ डालोगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। इसके बाद हम जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे सेल वॉल का, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो देखो फंक्शंस याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन ये होगा कि ये जो प्रोवाइड करता है शेप को। भाई जो स्ट्रक्चर हार्ड है क्या वो, और वो भी बाहर प्रेजेंट है, तो क्या वो आपको जो एक शेप प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगा? तो ये क्या करता है आपको? ये क्या करता है? प्रोवाइड, जहां जहां सेल प्रेजेंट होते हैं ये करता है प्रोवाइड आपके शेप टू द सेल। प्रोवाइड शेप टू दी सेल। इसके अलावा ये क्या करता है? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। प्रोटेक्ट करता है किसे? सेल को। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। हार्ड स्ट्रक्चर है तो जो है मैकेनिकल डैमेज से भी जो है बचाएगा आपको। आपको नहीं, बेसिकली जहां भी प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, आपके एल्गी हो गए। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। और इसके अलावा ये हेल्प करता है किसमें? सेल टू सेल इंटरेक्शन। हेल्प इन सेल टू हेल्प इन सेल टू सेल इंटरएक्शन। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी कि एक सेल जब दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है तो उसके अंदर भी जो है हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? सेल वॉल। उसके अंदर भी हेल्प करता है सेल वॉल। इसके अलावा ये क्या करती है? एंट्री को रोकती है। किसकी एंट्री को रोकती है? अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स की। प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल यानी कि अनचाहे, अनडिजायरेबल जिनको सेल लेना नहीं चाहती उनकी एंट्री को रोकने का काम करती है सेल वॉल। प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स 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 प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या डालोगे? आगे आप अगली जो हेडिंग डालोगे वो आप डालोगे क्या? वो आप डालोगे स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब हम जो है आपको बताने वाले हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी प्लांट सेल वॉल का। किसका? किसी भी प्लांट सेल वॉल का। किसी भी प्लांट सेल वॉल का। आ जाओ तो चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ही प्लांट जो होता है थोड़ा यंग होता है, मैच्योर होता है, तब हम बताते हैं कैसी आपको जो दिखती है सेल वॉल। अब देखना, ये देखो मैं एक प्लांट सेल बना रहा हूँ, ठीक है, एक यंग प्लांट सेल, और बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? एक मैच्योर प्लांट सेल से।
एक मिनट देखो जरा ध्यान से। ये बनाई मैंने आपकी क्या वॉट, ये मैंने बनाई आपकी प्लांट सेल। तो बेटा अंदर सेल मेम्ब्रेन बना ली। अब जो है बाहर बनाते हैं, आ जाओ चलो। अब हम बाहर बना लेते हैं आपकी सेल वॉल। हम बाहर बना लेते हैं क्या, आपकी सेल वॉल। आओ देखो जरा, आओ देखो। अरे यार ये तो अच्छे से नहीं बन रहा है, एक मिनट दो रुको। वापस से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये देख, अरे यार ये तो फिर टेढ़ा हो गया। एक मिनट दो, अच्छे से बनाते हैं, रुको। ये ये आ जाओ, बन जा भाई। ये देखो बन गई, आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको बाहर दिख रही है, ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर दिख रही है, ये देखो ये देखो, ये है आपकी वॉट, ये है आपकी सेल वॉल। बट ये जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आपको प्राइमरी सेल वॉल। यानी कि जो आप प्लांट सेल वॉल देखते हो किसी एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर, तो आप जब वहां सेल वॉल देख रहे हो तो वो एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। वो प्राइमरी सेल वॉल भी है, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी है। बट जब आप किसी यंग प्लांट सेल को देखते हो, तब जो आपको देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है क्या, आपको देखने को मिलती है व्हाट, आपको देखने को मिलती है प्राइमरी सेल वॉल। क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है प्राइमरी, आपको देखने को मिलती है प्राइमरी CW। CW मतलब सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जब आपको देखने को मिलती है किसके केस में, जब यंग होता है, जब क्या यंग प्लांट सेल होती है, यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल में, यंग प्लांट सेल में। अब जैसे जैसे जो है ये मैच्योर करती है, क्या करती है, जैसे जैसे ये जो है आपकी मैच्योर करती है, ओल्ड होती है, तब देखते हैं आपकी ये कैसी देखने को मिलती है, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, देखो जरा ध्यान से, इसे थोड़ा सा, आ जाओ, रुको। अभी मैं बताऊंगा मैं इसे थोड़ा सा थिक क्यों कर रहा हूँ, रुको। नहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं एक्चुअली, रुको जरा, थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, आओ। इसे ऐसे चला देते हैं, रुको जरा देखना। ये देखो, ये जो आपको देखने को मिली, इसे हम कहते हैं, हम आपकी क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपकी प्राइमरी सेल वॉल। अब जैसे जैसे जो है आपकी ये यंग होती है, देखना यंग नहीं मैच्योर होती है या ओल्ड होती है, पता नहीं उल्टा कैसे बोल गया मैं। कोई बात नहीं, फंबल, फंबल बेटा, लिटिल बिट ऑफ फंबल, लिटिल बिट ऑफ फंबल चलता रहता है, आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखना आप, आओ। हम्म, अब आप देखोगे जरा ध्यान से, आओ। एक मिनट, थोड़ा सा कलर एक और लेके आते हैं। एक कौन सा कलर लें, पिंकिश लेके आते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, ये देखो, ये बन गई, ये है आपकी व्हाट, ये क्या है, ये बन रही है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ये है प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, ये है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। क्या है, ये है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, जो कि आपको दिख रही है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये देखो कुछ आ गया, ये देखो कुछ एक मोटी लेयर बीच में आ गई। और देखो जरा ध्यान से, ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, देखो लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप है, बीच बीच में गैप प्रेजेंट है, बीच बीच में क्या है आपके गैप प्रेजेंट है, बीच बीच में जो है गैप प्रेजेंट है। देखो जरा ध्यान से, देखो 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 जरा ध्यान से, गैप प्रेजेंट है, ठीक। अब ये जो आपको देखने को मिल रही है क्या, ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये जो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले बाहर, बाहर क्या दिख रही है आपको, बाहर जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसे हम कहते हैं आपके प्राइमरी, क्या कहते हैं प्राइमरी CW। यानी ये है आपकी क्या, ये है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, ये है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। जबकि ये जो आपको अंदर देखने को मिल रहा है, ये इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं व्हाट, इसे हम कहते हैं आपकी सेकेंडरी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और अंदर जो आपको देखने को मिल रही है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं अगर आपसे एक डिफरेंस पूछना चाहूं, ये बेटा मैच्योर प्लांट सेल है, कैसी है, ये है आपकी मैच्योर प्लांट सेल, ये है आपकी मैच्योर प्लांट सेल, ये है मैच्योर प्लांट सेल, ठीक। अब मैं अगर आपसे डिफरेंस पूछना चाहूं
यंग सेल और मैच्योर प्लांट सेल के अंदर, तो आपको एक क्लियर कट डिफरेंस जो देखने को मिलेगा। एक तो ये देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपको यंग सेल के अंदर नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे ही आपकी जो है आपकी प्लांट सेल यंग से मैच्योर होती है, तब जो है आपको सेकेंडरी सेल वॉल तो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्राइमरी सेल वॉल है, ध्यान से देखो यहाँ कितनी मोटी लेयर है, या कितनी मोटी लेयर है, जाते जाते जो है ऑलमोस्ट, या तो आप कह सकते हो एब्सेंट हो गई, या बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, बहुत ही ज्यादा थिन रह गई है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड हो गई है या फिर रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक। और इसके अलावा आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में, अब आप एक चीज देखो, वो आप देखोगे जो प्राइमरी सेल वॉल है वो देखो कंटिन्यूअस है, वो प्राइमरी सेल वॉल जो है कंटिन्यूअस है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो आपकी डिसकंटिन्यूअस है। कैसी है? वो है आपकी डिसकंटिन्यूअस। वो कैसी है आपकी? वो है आपकी डिसकंटिन्यूअस। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्राइमरी सेल वॉल जो है आपकी डिमिनिश हो गई है? कैसी हो गई है? डिमिनिश हो गई है, या फिर डिमिनिश, या फिर जो है आपकी कैसी हो गई है? रिड्यूस्ड हो गई है, डिमिनिश हो गई है, या फिर रिड्यूस्ड हो गई है, डिमिनिश हो गई है, या फिर रिड्यूस्ड हो गई है। कैसी हो गई है आपकी? डिमिनिश हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक। इसके अलावा आप जो यहाँ ये भी लिख लोगे कि जो आपको PCW देखने को मिल रहा है, PCW प्लस SCW, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल प्लस सेकेंडरी सेल वॉल जो है कंबाइंडली, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं क्या? कंबाइंडली इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्लांट सेल वॉल। क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्लांट सेल वॉल। क्या कहते हैं? प्लांट सेल वॉल, जो कि कैसी होती है आपकी? जो कि आपको देखने को मिलती है एज अ डबल लेयर। कैसी है? दो लेयर नहीं देखने को मिल रही आपको? कोई जी हाँ सर, हमें जो है दो लेयर देखने को मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं डबल लेयर। मुझे लगता है पेन जो है हमने ज्यादा पतला कर दिया, एक मिनट रुकना, थोड़ी थिकनेस ज्यादा करते हैं, आ जाओ। ठीक है, ज्यादा ही जो है थिन चल रहा था। ठीक है, अब जो है हम एक नोट डालते हैं, और वो नोट क्या होगा? वो नोट होगा बहुत ही ज्यादा सिंपल, और वो नोट ये होगा, एज प्लांट सेल मैच्योर्स प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश या रिड्यूस्ड, एज plant cell matures, as plant cell matures, as plant cell matures प्राइमरी यानी PCW diminishes या reduced, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड या फिर रिड्यूस्ड, डिमिनिश्ड या फिर रिड्यूस्ड। ठीक, वो जो है आपकी डिमिनिश्ड हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। ठीक, अब हम जो आपके डिफरेंसेस कुछ लिख लेते हैं जो कि आपकी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में जो दिखते हैं। आ जाओ। ठीक है, आप डालोगे PCW और यहाँ डालोगे आप व्हाट? SCW। क्या डालोगे आप? यहाँ डालोगे PCW और डालोगे व्हाट? आप डालोगे SCW, PCW या फिर SCW। चलो आओ। ठीक, तो ये सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछता हूं वो क्या है? आ जाओ। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं क्या इसकी लोकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जो प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है क्या बेटा, वो आपको सबसे आउटर मोस्ट दिख रही है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपको क्या दिख रही है? आपको दिख रही है वो सर किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, या हम ये कह सकते हैं कि आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर हम कह सकते हैं इनर साइड ऑफ द सेल है। इनर साइड ऑफ द व्हाट? इनर साइड ऑफ द, देखो सेल के इनर साइड पे यानी टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, जो कि एनसीईआरटी हमारी इस्तेमाल करती है, और जो शब्द हमारी एनसीईआरटी इस्तेमाल करती है वही शब्द हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है ये जो है आपको, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ये जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो है प्राइमरी सेल वॉल के बीच में देखने को मिलती है। ठीक, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ? जब आप लोकेशन लिखोगे तब आप लिखोगे व्हाट? आप लिखोगे आउटर मोस्ट। ये आपको कहाँ देखने मिलती है? आपको जो आउटर मोस्ट देखने को मिलती है, जबकि आपको जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपको देखने को मिलती है इनर साइड ऑफ द सेल, इनर साइड ऑफ द सेल, इनर साइड ऑफ द सेल, या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट? हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स। आपको क्या देखने को मिलती है? आपको टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, आपको जो है मेम्ब्रेन की तरफ जो है ये देखने को मिलती है, या फिर आप लिख सकते हो बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अलावा अगर अब मैं आपको बताऊं, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके अंदर जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि ग्रोथ जो है वो आपकी पॉसिबल होती है। बट जो आपको
सेकेंडरी सेल वॉल उसके अंदर किसी भी तरह की जो है ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा ये जो है आपको थिन होती है, प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है। आपने देखा हाईली रिड्यूस्ड आपको डिमिनिश्ड दिख रही है, जबकि ये थिक होती है। और ये जो थिक होती है इसका कारण होता है ड्यू टू लिग्निन। थिक जो होती है इसका कारण होता है थिक ड्यू टू लिग्निन। ये जो थिक होती है किसके कारण? ड्यू टू लिग्निन। ये थिक होती है किसकी किसकी वजह से थिक होती है? थिक होती है आपके लिग्निन की वजह से। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये कैसी दिख रही थी, ये जो है कॉन्टिन्यूअस दिख रही थी। ये कैसी दिख रही थी? ये जो है आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रही थी, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो थी वो डिसकॉन्टिन्यूअस थी। कैसी थी? वो थी डिसकॉन्टिन्यूअस। वो कैसी थी? वो थी डिसकॉन्टिन्यूअस। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है, एक मिनट, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा आपको जो है प्राइमरी सेल वॉल कहाँ देखने को मिलती है? आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है यंग सेल्स में, यंग प्लांट सेल्स, यंग प्लांट सेल्स, ठीक। और ये आपको देखने को मिलती है कहाँ? ये आपको देखने को मिलती है ओल्ड स्लैश मैच्योर प्लांट सेल, ओल्ड स्लैश मैच्योर, ओल्ड स्लैश मैच्योर प्लांट सेल, ओल्ड स्लैश मैच्योर प्लांट सेल। अब इसके बाद जो है हम जो है बात कर सकते हैं दो टर्म्स के ऊपर जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, या मिडिल लेमेला और जो है प्लाज्मोडेस्माटा। आओ चलो हम आपको समझाते हैं क्या होता है आखिर मिडिल लेमेला और क्या होता है आपके व्हाट प्लाज्मोडेस्माटा। उससे पहले जो है हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक। आओ चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो अब देखना, ये हो गई आपकी एक सेल, ठीक। ये हो गई आपकी एक प्लांट सेल। अब जो है हम इसी की एक नेबरिंग सेल बनाते हैं। देखना जरा ध्यान से आप, ठीक। आ जाओ चलो एक जो है नेबरिंग सेल बनाते हैं। आओ, एक ही सेल तो जो है किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, बिलियंस ऑफ सेल्स होंगी, ठीक। एक और हमें तो सिर्फ 3 की ही जरूरत है, हमारा उसी से ही जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक। आ जाओ अब देखना जरा ध्यान से। देखना अब हम जो एक सेल वॉल बनाने वाले हैं। देखना आप थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। एक जो है सेल वॉल बनाने वाले हैं जो कि आपके इसके अराउंड भी प्रेजेंट होगी, ठीक। आ जाओ देखो, और सेल वॉल इसके अराउंड भी आपकी प्रेजेंट होगी, सेल वॉल इसके अराउंड भी आपकी प्रेजेंट होगी। इसके अलावा सेल वॉल यहाँ भी प्रेजेंट होगी, ठीक। सेल वॉल यहाँ भी प्रेजेंट होगी आपके, सेल वॉल यहाँ भी प्रेजेंट होगी, ठीक। अब होगा क्या? अब इन सेल को कोई तो एक ऐसा होगा जो इतनी सारी सेल्स इन सबको जो है जोड़ के रख रहा होगा। कोई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो जो है इनको ग्लू कर रहा होगा, जो इनको चिपका रहा होगा, जो इनको रोक के रख रहा होगा। जो स्ट्रक्चर इनको रोक के रखता है, जिनको चिपका के रखता है, उसी को हम कहते हैं व्हाट? उसी को हम कहते हैं आपके मिडिल लेमेला। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं आपके मिडिल लेमेला। उसी को हम कहते हैं आपके मिडिल लेमेला। देखो इस तरीके से ये जो चिपकाता है, इस तरीके से देखो ये जो नेबरिंग सेल्स को जो है तो प्लांट के अंदर जो नेबरिंग सेल्स होती है उनको चिपकाने का काम करता है व्हाट? उनको चिपकाने का काम करता है मिडिल लेमेला। अब सपोज करो, अब जो है सेल को जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करना है, एक सेल को जो है दूसरी सेल से कांटेक्ट करना है। जैसे कि आपके पड़ोस में भी होता होगा, आप अपने पड़ोसियों से बात करती होंगी, आपकी मम्मी पड़ोसियों से बात करती होगी। तो कोई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी मदद से आप जो है बात कर सकें, जिसकी मदद से जो है आप एक सेल से दूसरी सेल में कोई मॉलिक्यूल भेज सकें। तो ऐसा भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जो स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है वो होता है आपके व्हाट? वो होता है आपके प्लाज्मोडेस्माटा। वो क्या होता है? वो होता है आपके प्लाज्मोडेस्माटा। वो होता है आपके व्हाट? वो होता है आपके प्लाज्मोडेस्माटा। वो होता है। अब होता क्या, देखो एक सेल, ये देखो ये इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है अपने लिए एक अलग ही रास्ता बना लेता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आपकी देखो ये जो क्रॉस कर गया, आपकी किसको क्रॉस करा? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद उसने मिडिल लेमेला हटाया, फिर उसने दूसरे की सेल वॉल को हटाया, फिर उसके बाद जो उसने क्या हटाया? उसके बाद जो है उसने क्या हटाया? उसने हटाया आपके व्हाट? उसने हटाया आपके अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इस तरीके से जो है इसने देखो कनेक्शन बना लिया। इस तरीके से देखो देखो ये कनेक्शन बन गया, एक एक कनेक्शन ये बन गया, एक कनेक्शन ये बन गया। इसके अलावा
क्या एक कनेक्शन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा? हाँ, इन दोनों के इस तरीके से जो जितनी भी सेल्स होंगी उनके अंदर इसी तरह के कुछ जो है कनेक्शंस प्रेजेंट होंगे। तो आओ नेमिंग करते हैं। और ये जो कनेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं व्हाट? इन्हीं को हम कहते हैं आपके, इन्हीं को हम कहते हैं व्हाट? इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इन्हीं को हम कहते हैं आपके प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। क्या कहते हैं हम? इन्हीं को कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। ठीक। अब सबसे पहले जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है इसे हम कहते हैं व्हाट? इसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। इसे हम कहते हैं मिडिल, इसे हम कहते हैं आपके मिडिल लैमेला। इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। और ये जो आपको जो दिख रहे हैं पिंक स्ट्रक्चर्स जो कि बिल्कुल ट्रेवर्स कर रहे हैं या फिर क्रॉस कर रहे हैं किसको? सेल वॉल को और जो है आपकी मिडिल लैमेला को, इसको हम कहते हैं व्हाट? इसको हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं प्लास्मो, इसको हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। इसे हम कहते हैं व्हाट? इसे हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। इसे हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। एक मिनट देना, रुको जरा, इसे जो है थोड़ा कॉपी करते हैं। आओ चलो, हाँ, जिससे कि हम जो अगले पेज पे लिख सकें। आ जाओ, ठीक है। आओ, अब इस सबको हम जो है रिमूव कर देते हैं। एक बार रुकना जरा, आ जाओ चलो। ये जो डायग्राम आपकी पिछली स्लाइड पर बना हुआ है, अब हम जो इनके बारे में लिख देते हैं। हम जो है आपको मिडिल लैमेला के बारे में लिखा देते हैं, हम जो प्लास्मोडेस्मेटा के बारे में लिखा देते हैं। उसके बाद हम जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 के अंदर जो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, लेक्चर भी काफी ज्यादा लंबा हो गया था। तो इसके बाद हम जो है आपको मिडिल लैमेला और प्लास्मोडेस्मेटा लिखाने के बाद जो है हम आपको यूकैरियोटिक सेल्स की एनसीईआरटी, सेल मेम्ब्रेन की और आपकी सेल वॉल, यानी तीनों तीनों टॉपिक्स को जो है एनसीईआरटी से भी कवर कराएंगे वर्ड टू वर्ड। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, अब से जो है हम क्वेश्चंस इसके साथ नहीं कराया करेंगे। क्यों? क्योंकि इजी टू सॉल्व हो जाता है। इसके बजाय हम जो है आपके एक साथ जो है लगभग 200 या 250 क्वेश्चन के समथिंग का एक बनाएंगे, एक पैकेज, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर कवर हो रहा होगा। और जब उनको रिवाइज कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चंस को, आपको पूरा का पूरा जो है चैप्टर थ्रू आउट रिवाइज हो जाएगा। ठीक। आओ चलो, सबसे पहले आप डालोगे व्हाट? आप सबसे पहले डालोगे मिडिल लैमेला। आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। तो जो आप मिडिल लैमेला देख रहे हो, ये किसकी बनी हुई होती है? ये जो आपने ब्लू स्ट्रक्चर देखा जो नेबरिंग सेल्स को ग्लू करने का काम कर रहा है, ये आपका मेनली बना होता है किसका? कैल्शियम पैक्टेट का। मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। किसका बना होता है? ये बना होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट का। मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्शियम पैक्टेट। मेड अप ऑफ किसका? कैल्शियम पैक्टेट। कैल, एक मिनट, ये तो स्पेलिंग गलत कर दी बेटा, रुको, कैल्शियम की तो आती है अपन को स्पेलिंग। मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये किसका बना होता है? ये आपका बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का। किसका बना होता है? ये बना होता है आपके कैल्शियम पैक्टेट का। इसके अलावा इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है होल्ड करना है, ग्लू करना। डिफरेंट नेबरिंग सेल को होल्ड स्लैश ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, डिफरेंट इनको पड़ोसी सेल्स को, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स। ठीक। अब जो आप अगला टॉपिक डालोगे वो डालोगे व्हाट? आप डालोगे प्लास्मोडेस्मेटा। प्लास्मोडेस्मेटा हम आपको बताएंगे किसके बारे में? हम आपको बताएंगे प्लास्मोडेस्मेटा के बारे में, प्लास्मोडेस्मेटा के बारे में। ठीक। आओ चलो डाल लो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे क्या? कि प्लास्मोडेस्मेटा क्या कर रहा है? प्लास्मोडेस्मेटा जो है आपके क्या करता है? ट्रेवर्स करता है, ट्रेवर्स करता है या फिर क्रॉस करता है। किस किस को क्रॉस करता है? ट्रेवर्स करता है, क्रॉस करता है। एक तो वो कर रहा है आपके व्हाट? एक तो कर रहा है वो आपके सेल वॉल को, और इसके अलावा करता है मिडिल लैमेला को। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। और करता क्यों? जिससे कि जो है नेबरिंग सेल्स एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर सके। ठीक। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। और लिख लेते हैं आखिर करता क्यों है? करता इसलिए जिससे कनेक्ट कर सके,
कनेक्ट क्या कर सके, कनेक्ट कर सके साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, जिससे कि जो है वो नेबरिंग सेल्स का जो है साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर सके। ठीक, आ जाओ चलो अब हम जो है इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ चलो अब एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गई हमारी प्यारी प्यारी एनसीईआरटी, देखो चलो आओ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट, हम पढ़ते हैं सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटेस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि एक जो यूकैरियोट्स होते हैं वो इंक्लूड कर रहे होते हैं कि आपके किसको, प्रोटिस्ट को, प्लांट को, एनिमल्स को और फंजाई को। ठीक, इन eukaryotic cells there is extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles, through the presence of membrane bound what organelles, क्या हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल कर दिया। eukaryotic cells possesses an organized nucleus with a nuclear envelope, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक, in addition यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, वो कौन से कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी होते हैं, वो होते हैं आपके सीलिया एंड फ्लैजिला। किसकी बात कर रहा है, वो बात करना चाह रहा है आपसे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, किसके बारे में, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। ठीक, एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, ये भी हमें पता है। ठीक, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी हमें पता है। ठीक, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल, फॉर्मर का मतलब होता है बेटा पहले वाली, और यहाँ पहले कौन सी स्टेटमेंट में, वो है आपकी प्लांट, इसलिए कह रहा है कि जो फॉर्मर है वो पोजेस करती है सेल वॉल, यानी कि उसके पास सेल वॉल होती है, इसके अलावा उसके पास होता है प्लास्टिड, और उसके अलावा होता है उसके पास अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, एनिमल सेल के पास क्या देखने को मिलता है आपको, सेंट्रियोल, जो कि विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, ऑल प्लांट सेल, यानी कि बेटा ये जो है प्लांट को जब आप पढ़ोगे तो आप वहां जानोगे कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो है आपके एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो आपके जो है आते हैं। ठीक है, आपके क्या आते हैं, आपके एल्गी आते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स आते हैं, आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं, आपके जिम्नो आते हैं, आपके एंजियो आते हैं। सिर्फ एल्गी के अंदर जो है आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं, बाकी सबके अंदर जो है आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हम कह सकते हैं ना कि ऑलमोस्ट जो है एब्सेंट होते हैं आपके सेंट्रियोल्स प्लांट सेल के अंदर। इसके अलावा ये जो है बेटा आपको स्ट्रक्चर दे रखा है किसका, एक प्लांट सेल का, ये जो है आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये दे रखा है एक एनिमल सेल का। ठीक, आओ चलो इसके अलावा हम शुरू करते हैं आपके व्हाट, हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s, यानी कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम जो पढ़ते हैं वो इसलिए ही पॉसिबल हो पाया है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इन 1950s। मीनवाइल chemical studies on the cell membrane especially in human red blood cells enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। जो केमिकल स्टडी करी गई सेल मेम्ब्रेन किसकी ली गई, रेड ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स हैं उनको लिया गया, उससे जो है साइंटिस्ट को क्या पता लगा, जो है वो थोड़ा पॉसिबली जो है आप स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताने में काबिल रहे। ठीक, दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली कंपोज होती है किसकी, लिपिड और प्रोटीन की। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, जो मेजर लिपिड है फॉस्फोलिपिड्स है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, जो कि बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part। जो लिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी कि लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड्स, यानी जिनके पोलर हेड्स होते हैं वो आउटर साइड की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो आपके इनर पार्ट की तरफ होती है, जिससे कि उसे जो है वाटर से बचाया जा सके। दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, उसे एक्वस एनवायरनमेंट से बचाया जा सके। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन में जो आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है आपको एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को देखोगे तो वहां जो है आपको प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो भी वेरी करेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक, इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज, यानी कि आरबीसी, बेटा एरिथ्रोसाइट मतलब आपके आरबीसी हैज 52% प्रोटीन, यानी कि उसके अंदर जो है आपको प्रोटीन कितना देखने को मिला है, आपको 52% प्रोटीन देखने को मिलता है एंड 40% लिपिड्स डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि जिनको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंट्रीगल और पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो आपके पेरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस पर मिलते हैं, वाइल द इंट्रीगल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, या तो पार्शियली जो है आपके गड़े हुए होते हैं या टोटली जो है अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक, ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखो, ये आपको यहाँ शुगर दे रखी है, यहाँ आपको पेरिफेरल प्रोटीन दे रखे हैं, ये आपको कोलेस्ट्रॉल दे रखा है, और ये जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको देखने को दिख रही है, ये आपको इंटीरियर प्रोटीन दिख रहा है, ये देखो फुल्ली बरीड है, जबकि ये जो है आपके पार्शियली बरीड है। ठीक, ये जो आपको प्रोटीन बाहर दे रखे हैं पेरिफेरल, और सॉरी पेरिफेरल तो आपके आउटर प्रोटीन है। आओ चलो, as an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, accepted at fluid mosaic model। जो आपके इम्प्रूव्ड मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? वो दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन ने, और किस ईयर में दिया था? वो आपके 1972 में दिया था, जिसे जो है आपको काफी ज्यादा जो है एक्सेप्ट करा गया एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने आपको ये भी बताया कि उसे जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables later movement of proteins within the overall bilayer, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, यानी कि जो लिक्विड का जो लिपिड का जो आपके जो लिपिड्स का होता है, जो आपके फ्लूइड नेचर जो लिपिड्स का होता है, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इधर से उधर जो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन विद इन द ओरल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और जो इसकी एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव करने की, इसे हम कहते हैं आपकी फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, एक्सेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मेम्ब्रेन जो वो आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport, यानी कि जिन भी मॉलिक्यूल्स को जो है किसी प्रकार की एनर्जी की नीड नहीं होती है, वो जो है इजीली इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं, उनको हम कहते हैं, उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मेक मूव क्रॉस membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis। जो मूवमेंट होती है वाटर की डिफ्यूजन के थ्रू से हम कहते हैं आपके, क्या कहते हैं हम उसे? कहते हैं आपके ऑस्मोसिस, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एस पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport। फॉर एग्जाम्पल आपके सोडियम पोटेशियम पंप, क्या हमने आपको कुछ इसी तरीके से जो है सारा कुछ पढ़ाया है। अगर
मैं आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद भी पढ़ोगे एनसीईआरटी तो भी आपको जो है सारी सारी चीजें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो एनसीईआरटी को ही जो है एलेबोरेटेड फॉर्म में, यानी कि थोड़ा और डीपली जाके पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत बड़ी है। बहुत से लोगों को जो एनसीईआरटी काफी छोटी लगती है, लगता है इजीली हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट बेटा अगर आप अच्छे से डीपली अंदर जाओगे, कंसेप्ट के अंदर जाओगे, तो आप देखोगे कि एक छोटी सी लाइन का भी कितना बड़ा मतलब है। यानी कि आपको अब तक इतना पता था इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, आपको पहली बार समझ में आया होगा कि उसे मोज़ेक क्यों कह रहे हैं। ठीक, इस चलो आगे सेल वॉल को पढ़ते हैं। चलो ठीक है। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ये भी हमको पता है। ठीक, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, वो सिर्फ जो है आपकी शेप को सेल ही देने का काम नहीं करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इसके अलावा वो जो है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसके अलावा वो जो है आपकी सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है, एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा वो जो है आपको बैरियर प्रोवाइड करती है, यानी कि अंदर जो है उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती है। किसकी? अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि अनचाहे बड़े मॉलिक्यूल्स की। ठीक, अनचाहे बड़े मॉलिक्यूल्स की। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी के पास सेल वॉल होती है। ठीक, मेड ऑफ व्हाट? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है वो किस किस की बनी हुई होती है? वो आपकी बनी होती है किसकी? सेलुलोज की, गैलेक्टन की, मैनन्स की और मिनरल्स की। मिनरल्स में क्या? आपके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं? CaCO3। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। जबकि आपकी जो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन्स की और प्रोटीन्स की। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। यानी कि जो यंग प्लांट सेल होती है वहां आपको क्या देखने को मिलती है? वहां देखने को मिलती है आपको प्राइमरी वॉल, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि उसके अंदर जो है ग्रोथ पॉसिबल है। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वो जो बहुत ज्यादा थिन होती जाती है और गायब होने लगती है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द सेल। ठीक, द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला आपका किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब होता है बेटा क्रॉस। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेवर्स का मतलब होता है क्रॉस। ट्रेवर्स का मतलब होता है क्रॉस बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, जो कि नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ने में मदद करता है। जो कि क्या करता है? आपका काम करता है नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ने में मदद करता है। इसी के साथ जो है बेटा हमारा ये टॉपिक भी जो है आपका खत्म होता है। ठीक, आ जाओ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत आपके आज के ज्ञान के बारे में। तो आज गजब की एक शायरी थी, मैं ऐसे ही जो है थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक शायरी देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए भी लेके आता हूँ। ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यानी कि कोई भी मजबूरी आए आपको जो है बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका जो एंड गोल है वो है आपका डॉक्टर बनना। तो बेटा उसके बीच में किसी को मत आने दो। ठीक, या तो खुद अपनी आदतों को बदलो या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो कभी भी कि सर हमारे साथ तो ये हो गया, ये हो गया, आज ये हो गया, इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए या इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों को छोड़ो, एक्सक्यूजेस मत लगाओ, मजबूरियों को मत कोसो और हर हाल में चलना सीखो और अपनी मंजिल की तरफ रोज कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। ठीक, अब एक साथ इतना बड़ा मत सोचो, अब जो छोटा सा सोचो, छोटा टारगेट लो, दिन का टारगेट लो कि आज जो है मुझे जो है 3 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि सपोज करो इसी चैप्टर में जो है आपने लिया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपने सोचा कि मुझे जो है 3 जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं, हो गया यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। तो उन 3 टॉपिक्स को पढ़ो, इस तरीके से जो आप आगे आगे चलो और जो छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। इस तरीके से आपको खुद यकीन नहीं होगा जब आप पीछे मुड़ के देखो 3-4 महीने बाद कि आपने कितना सारा लर्न कर लिया है, आपको कितनी सारी चीजें जो है आपको याद हो गई हैं। और जब आपको कोई क्वेश्चंस देगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा उन क्वेश्चंस को बना पाना। ठीक,
इसी के साथ थैंक यू, आपने जो है आपका इतना कीमती वक्त जो है हमें दिया और हमें एक मजा आया, ठीक। तो चलो आओ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो बढ़िया, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई जो किसी भी हाल में बेटा रुकनी नहीं चाहिए, ठीक। और आज जो है मैं 14 तारीख को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली रात को, आज मकर संक्रांति है, कल आपको ये जो लेक्चर मिलेगा 15 को, तो बेटा मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक। धन्यवाद।